हेलो स्टूडेंट, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और इस सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, उससे पहले आप मेरे बारे में जान लें। मेरे पास 8 वर्षों के टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों और शहरों में पढ़ाया है। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर तथा सामान्य अध्ययन का सेक्शन पढ़ाता हूँ। मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं। बीपीएससी का मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और आरपीएससी के मैंने 1 बार इंटरव्यू दिया। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्लास से संबंधित जो भी टाइम टेबल होता है, जो पीडीएफ होता है और पेपर कटिंग होता है, वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। तब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन और उसके प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहले आपको इसमें डेली लाइव क्लास मिलता है और इस लाइव क्लास में आपके अपने एडुकेटर के साथ इंगेज होकर डिस्कशन करके क्वेश्चन पूछने और डाउट क्लियर करने का अवसर मिल जाता है। दूसरा, इसमें आपको लाइव टेस्ट और क्विज दिया जाता है। इस लाइव टेस्ट और क्विज में डेली बेस के आधार पर आपको पीटी और मेंस के तैयारी को जज करने का अवसर मिलता है और टेस्ट की समाप्ति के बाद एक विश्लेषणात्मक सेशन दिया जाता है, जिसमें आपको यह बताया जाता है कि आप पीटी के प्रश्नों को कैसे हल करें और फिर मुख्य परीक्षा में किस तरीके से आंसर राइटिंग करें, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करें, कैसे निष्कर्ष करें, तमाम चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है। तीसरा, आपको एक स्ट्रक्चर कोर्स की प्राप्ति होती है, जिसमें एक निर्धारित समय में आपके यूपीएससी के पीटी और मेंस का सिलेबस कवर करा दिया जाता है। और चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, देश के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, देश के टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेते हैं और अनअकैडमी के द्वारा चलाए गए मोर देन 15,000 से भी अधिक प्रकार के कोर्सेज जो यूपीएससी के पीटी, मेंस और इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित है, आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। अर्थात अनअकैडमी के एक सब्सक्रिप्शन से आप मल्टी बेनिफिट को प्राप्त करते हैं। अनअकैडमी के जीएस का 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन है। एक जो सब्सक्रिप्शन है उसको हम लोग कहते हैं प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है और दूसरा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है यह 49,500 रुपया है और यदि आप यहाँ पर मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वह 44,550 में आपको प्राप्त हो जाएगा और यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन 72,000 का है और यहाँ पर यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तब 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है आपको 64,800 में प्राप्त हो जाएगा। दूसरा जो जीएस का सब्सक्रिप्शन है उसको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कहते हैं और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का जो 12 मंथ का फीस है वह क्या है कि 69,500 रुपया है और इसमें यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है ये 62,550 रुपये का हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आप 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यह 1,07,000 का है और इसमें यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको क्या होगा कि 10% डिस्काउंट मिलेगा। तब आपको क्या होगा कि यहाँ पर 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 91,300 में प्राप्त हो जाएगा। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या क्या है, तो इसमें आपको लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज मिल रहा है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलता है, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलता है, पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक के आधार पर आपकी तैयारी कराई जाती है। तो आप अनअकैडमी के 1 या 2 वर्षों का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। फिर जो है सो आप ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ऑप्शनल पेपर का जो अलग से सब्सक्रिप्शन है 12 मंथ का वह 27,500 रुपये का है और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 24,750 में आप प्राप्त कर लेंगे। मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी है, ये आपको याद रखना है।
फिर आप अनअकैडमी के द्वारा प्रारंभ किए गए अनअकैडमी कॉम्बाट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इस कॉम्बाट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको इनरोल करना होगा। और जब आप इनरोल करेंगे तो कई सारे प्राइजेज आपको जीतने के मौके मिल जाएंगे और अपने प्रिपरेशन को भी जज करने का अवसर मिलेगा। साथ ही 2021 के यूपीएससी प्रीलिम्स के जो केवल 6 मंथ बचे रह गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी के द्वारा कई सारे प्रोग्राम की शुरुआत कल से की जा रही है, जिसमें आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसमें 28 दिसंबर को एक कोर्स की शुरुआत की जा रही है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम बाइलिंगुअल भी, जिसकी विशेषता है कि प्रीलिम्स सिलेबस कवर कराया जाएगा। टॉप एडुकेटर आपका मार्गदर्शन करेंगे। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विथ एनालिसिस, पीडीएफ स्टडी मटेरियल, डेडिकेटेड डॉट क्लियरिंग सेशन और इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम आपको साथ साथ कराया जाएगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि 2021 के लिए जो है एक्सपेडिशन बैच है, इंग्लिश मीडियम में हिंदी मीडियम में सभी मीडियम में बैचेज की शुरुआत की गई है। तो आप इसमें से किसी भी बैच में अपने पसंद के अनुसार बैच में अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और जैसा कि पहले ही आपको बता चुका हूँ कई बार कि अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है वो हाइक करने वाला है। तो आप या आपके मित्रों में जो भी कोई अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो वो जल्दी ले ले, ताकि आप बढ़े हुए सब्सक्रिप्शन से बचें और आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। तो आइए एक बार फिर से सभी आप लोगों का मुगल साम्राज्य का जो सीरीज चल रहा है उस मुगल साम्राज्य के सीरीज वाले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और मुगल साम्राज्य के इस सीरीज वाले सेक्शन में हम लोग अभी मुगलों की दक्कन नीति के बारे में पढ़ रहे हैं, डेक्कन पॉलिसी के बारे में। और मुगलों की जो दक्कन नीति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अभी तक दक्कन की नीति में हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं। तो दक्कन की नीति में हम लोगों ने देखा कि जब अकबर के द्वारा मुगलों की दक्कन की नीति की शुरुआत की जाती है उस समय दक्कन की क्या कंडीशन थी, क्या दशा थी, इसके बारे में हम लोगों ने देखा कि दक्कन में क्या दशा थी। तो 8-10 पॉइंट आपको बताया था। दूसरा, मुगल साम्राज्य के दक्कन के अभियान से पहले उत्तर और दक्षिण किस प्रकार से एक संपर्क सूत्र से जुड़े हुए थे, उसका भी मैंने जिक्र किया था कि किस प्रकार से यह संपर्क सूत्र से जुड़ा हुआ था। तीसरा, फिर मैंने आपको बताया कि जो अकबर के दक्कन नीति का उद्देश्य था वह उद्देश्य क्या था, वो मैंने आपको बताया था। और फिर चौथा आपने देखा था कि अकबर की जो दक्कन नीति है वह किस तरीके से क्रियान्वित होती है, किस किस चीज़ों को वो शामिल करते हैं, किस प्रकार से दक्कन नीति को अंजाम दिया जाता है। तो अकबर की दक्कन नीति हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। और जहांगीर की दक्कन नीति में हम लोग एंट्री करने वाले थे और जहांगीर की दक्कन नीति में लगभग हम लोग इंटर भी कर चुके हैं। इसमें जहांगीर और शाहजहां के समय में दक्कन में मुगलों को जो सबसे अधिक चुनौती देने वाला एक पेशवा कहेंगे, क्योंकि वो पेशवा के पद पर था, तो इस तरीके से हम कहेंगे वह था मलिक अंबर, जो अहमदनगर के पेशवा के पद पर था। तो मलिक अंबर कौन था, इसका उदय किस प्रकार से होता है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। और अकबर के समय में किस तरीके से दक्कन की स्थिति लास्ट टाइम में रह गई थी, ये आपको ध्यान में रखना होगा। उसको थोड़ा सा हम जिक्र कर देते हैं कि अकबर के समय में दक्कन की जो कंडीशन थी वह क्या था कि अहमदनगर ने मुगलों की प्रभुसत्ता को स्वीकार कर जरूर लिया था, लेकिन बीजापुर के साथ जो संबंधों को एक मुकाम पर पहुंचाने की कोशिश की गई थी वह लगभग असफल साबित हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि कोशिश की गई थी कि बीजापुर के साथ वैवाहिक संबंध को बढ़ावा दिया जाए और इसीलिए बीजापुर के शासक की बेटी का विवाह अकबर के बेटे शाहजादा दानियाल के साथ हुआ भी था, ये आपको बताया हूँ। और दानियाल के साथ हुआ है, कुछ दिनों के बाद दानियाल की मृत्यु हो जाती है और उत्तर में खुसरो का विद्रोह होने, जहांगीर का विद्रोह होने के कारण क्या होता है कि अकबर को वापस आना पड़ता है। तो जहांगीर के विद्रोह के कारण जब अकबर को वापस आना पड़ता है तो दक्कन की जो स्थिति है फिर से एक बार चेंज हो गई होती है और फिर से एक बार नई सिरे से जहांगीर को उस पर काम करने की जरूरत थी। और इसी बीच में क्या था कि मलिक अंबर का भी उदय हो चुका था और मलिक अंबर ने, हमने दिखाया था आपको कि मलिक अंबर ने फिर से क्या किया था कि मुर्तजा निजाम शाह के बाद वहां पर एक नए मुर्तजा के वंशज को, निजाम शाही वंशज को, व्यक्ति को खोज कर उसको पेशवा बना दिया था और फिर बीजापुर का भी उसको मुख्य समर्थन प्राप्त हो चुका था।
तो इसी कंडीशन में आपको इस स्थिति को समझनी है कि किस तरीके से क्या होगा और कैसे काम आगे बढ़ेगा। तो आज का जो टॉपिक होगा, आज के टॉपिक में हम लोग किस-किस चीज़ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग किस-किस चीज़ पर डिस्कशन करेंगे, ये एक बार आप जान लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं सबसे पहले कि जहांगीर की जो दक्कन नीति थी, जहांगीर की दक्कन नीति किस प्रकार से क्रियान्वित होती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे और क्या इसका आउटपुट आता है इसके बारे में। और दूसरा इसके बाद हम लोग शाहजहां की जो दक्कन की नीति होती है, शाहजहां की दक्कन की पॉलिसी, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। डेक्कन पॉलिसी कैसे क्रियान्वित करता है, क्या चुनौती। और इसके बाद जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे, वह करेंगे कि दक्कनी राज्यों का संस्कृति के क्षेत्र में योगदान, दक्कनी राज्यों का सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान। ये 3 टॉपिक जो है आज चर्चा का केंद्र बिंदु रहेगा, सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान। अब आपको लग रहा होगा कि सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान बता दिए, एक टॉपिक आपका बच गया इसमें दक्कन की नीति में, वो जो होगा कल आपका लेक्चर में आ जाएगा, कल के लेक्चर में आ जाएगा। और कल के लेक्चर में आ जाएगा क्योंकि औरंगजेब का दक्कन का समय काफी लंबा समय होता है। तो औरंगजेब की जो डेक्कन पॉलिसी है, कई दृष्टिकोण से इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। औरंगजेब की दक्कन नीति, तो औरंगजेब की दक्कन नीति को एक अलग लेक्चर समर्पित रहेगा, उसको आप लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में इस 3 टॉपिक पर जहांगीर की, शाहजहां की और दक्कनी राज्यों का जो सांस्कृतिक योगदान है, इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं जहांगीर के समय की दक्कन की नीति क्या थी और किस तरीके से क्रियान्वित करता है। तो जहांगीर की दक्कन नीति, तो जहांगीर की जो दक्कन नीति थी, इसका भी एक फॉर्मेटिंग हो जाए तो किस तरीके से क्या होगा और किस प्रकार से होगा, वो आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले जहांगीर के दक्कन नीति का उद्देश्य क्या था, ये हमें ध्यान से देखना, ऑब्जेक्टिव इसका क्या था। दूसरा, जहांगीर के समय दक्कन की स्थिति क्या थी, दक्कन की स्थिति क्या थी, वो हम लोग देखेंगे, दक्कन की स्थिति। फिर तीसरा इसमें सेक्शन हम लोग देखेंगे कि जहांगीर के समय में आउटपुट क्या निकल कर आता है, जहांगीर के समय आउटपुट क्या निकल कर आता है, वो हम लोग देखेंगे। और फिर इसमें देखेंगे कि सीमाएं कहाँ पर रह गई जहांगीर के समय के दक्कन की नीति की, क्या इसकी सीमाएं, क्या आलोचनाएं, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जहांगीर की जो दक्कन नीति का उद्देश्य था, ये यहाँ पर पहला पॉइंट याद रखेंगे कि जहांगीर भी दक्कन में अकबर के समान दक्कन के नीति का समर्थक था, अकबर के समान अपना लक्ष्य रखा था, अकबर के समान इसका लक्ष्य था। तो अकबर के समान इसका लक्ष्य था, तो अकबर का क्या उद्देश्य था, लगभग वही जहांगीर का उद्देश्य। अकबर का क्या उद्देश्य था, तो दक्कन में अकबर एक वैज्ञानिक सीमा प्राप्त करना चाहता था, दक्कन में एक वैज्ञानिक सीमा प्राप्त करना, ये जहांगीर का भी उद्देश्य और चूंकि अकबर का भी उद्देश्य यही था, तो यह उद्देश्य था वैज्ञानिक सीमा प्राप्त करना, ये एक उद्देश्य था, वैज्ञानिक सीमा प्राप्त करना। दूसरा क्या उद्देश्य था अकबर का, कि वैज्ञानिक सीमा की प्राप्ति के साथ साथ अकबर सीमित विस्तार का पक्षधर था, सीमित विस्तार का पक्षधर था, सीमित विस्तार का पक्षधर था। तो इसका अर्थ है कि जहांगीर भी कुछ इसी प्रकार के नीति का समर्थक था, यानी कि वह भी बहुत आगे बढ़ने का पक्षधर नहीं था। ये ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि जब निष्कर्ष निकालेंगे तो निष्कर्ष उद्देश्यों के आधार पर ही निकाला जाएगा कि आखिर आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या प्राप्त हुआ, उसके आधार पर ही। इस समय दक्कन की क्या स्थिति थी, तो सबसे पहले आपने देख लिया था, पहला पॉइंट ये याद रखने की है कि दक्कन में इस समय एक बड़े सरदार के रूप में अहमदनगर में मलिक अंबर का उदय हो चुका था, मलिक अंबर का उदय हो चुका था। और दूसरा क्या था कि जो बीजापुर के साथ मुगलों का संबंध था, अधूरा रह गया था, बीजापुर के साथ मुगलों का संबंध, बीजापुर के साथ मुगल संबंध
मुगल संबंध अधूरा रह चुका था। अधूरा रहने का अर्थ है कि जिस तरीके से शहजादा दानियाल के साथ शादी की गई थी, उस तरीके से वह क्या हुआ था कि एक अंजाम तक, क्योंकि शहजादे की मृत्यु हो जाती है। तो इसी के पृष्ठभूमि में जहांगीर के दक्कन की नीति को समझना है। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है कि दक्कन की परिस्थिति को समझते हुए आगे की ओर बढ़ते जाना है। तो अब सबसे पहले क्या होता है कि चूंकि अकबर दक्कन से वापस आ जाता है सलीम के विद्रोह के कारण, और सलीम के विद्रोह के बाद 1605 में अकबर की मृत्यु भी हो जाती है, फिर जहांगीर अर्थात सलीम बादशाह बनता है। तो सलीम के द्वारा क्या किया जाता है कि दक्कन का जो नया सेनापति, दक्कन का नया सेनापति जो है जहांगीर के द्वारा जो बनाया जाता है, दक्कन का नया सेनापति जो जहांगीर के द्वारा बनाया जाता है वह है शहजादा परवेज। शहजादा परवेज को दक्कन का नया सूबेदार बनाया जाता है जहांगीर के द्वारा, ये ध्यान में रखेंगे। लेकिन इस बीच में जो प्रगति होती है दक्कन में वह है कि मलिक अंबर क्या करता है, सबसे पहले मलिक अंबर मराठों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करता है। मलिक अंबर का मराठों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास, मराठों का सहयोग प्राप्त करना, मराठों का सहयोग प्राप्त करना, क्योंकि पहले भी आपको बताया हूं और जहांगीर के समय में दक्कन में मराठे और महत्वपूर्ण हो चुके थे। इसलिए आप देखेंगे कि मुगल मनसबदार वर्ग में शाहजहां के समय, जहांगीर समय में दक्कनी अमीर वर्ग की नियुक्ति अधिक होती है, क्योंकि दक्कन में साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। इस दृष्टिकोण से दक्कनी अमीर वर्ग राजपूतों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो चुके थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राजपूतों की नियुक्ति बंद हो गई थी, राजपूतों की नियुक्ति बदस्तूर जारी थी। लेकिन क्षेत्रीय दृष्टिकोण से मराठों का और दक्कनी अमीरों का महत्व बढ़ गया था। तो मलिक अंबर मराठों का सहयोग प्राप्त करना शुरू करता है और इसके लिए कोशिश भी करता है। दूसरा, मलिक अंबर के द्वारा क्या किया जाता है कि मलिक अंबर बीजापुर के शासक का भी सहयोग प्राप्त करता है। बीजापुर के शासक का सहयोग प्राप्त करता है, बीजापुर के शासक का सहयोग प्राप्त करता है, और दोनों का सहयोग इसे मिल भी जाता है। बीजापुर के शासक का सहयोग प्राप्त करता है। अब आप प्रश्न यहाँ पर उठा सकते हैं कि आखिर बीजापुर का शासक इसको क्यों सहयोग करता है मलिक अंबर को। इसका रीजन था कि बीजापुर का शासक जानता था कि यदि अहमदनगर राज्य समाप्त हो जाता है, यदि अहमदनगर राज्य बीजापुर, यदि अहमदनगर राज्य समाप्त हो जाता है, अहमदनगर राज्य समाप्त हो जाता है, तो अगली बारी, तो अगली बारी किसकी हो सकती है, बीजापुर की ही होगी। तो अगली बारी किसकी होगी, बीजापुर की होगी। ये बीजापुर का शासक जानता था, इसलिए बीजापुर के शासक ने मलिक अंबर के साथ सहयोग की नीति अपनाई, और बीजापुर के शासक ने मलिक अंबर को सैनिक सहयोग भी दिया। यहाँ पर सैनिक सहयोग देता है, मराठों का भी सहयोग, तो सैनिक सहयोग मिलता है। और जब मलिक अंबर के द्वारा निजामशाही बच्चों को एक निजामशाही जो उत्तराधिकार होता है उसको खोज कर निकाला जाता है, तो जो इन्होंने उत्तराधिकारी बनाया था निजामशाही शासक यानी कि अहमदनगर में, उत्तराधिकारी को भी मूक समर्थन प्रदान करता है बीजापुर का शासक, मूक समर्थन प्रदान कर देता है, यानी कोई आलोचना नहीं। इसका मूल उद्देश्य यही था बीजापुर के शासक का कि उत्तर में मुगल और दक्षिण में अहमदनगर और यहाँ पर बीजापुर, इसके बीच में वह एक हमेशा बफर राज्य बनाए रखना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि यदि यहाँ का बीच का बफर राज्य, यदि ये अहमदनगर है, ये बीजापुर है, बीच में जब तक एक बफर राज्य रहेगा तब तक बीजापुर का अस्तित्व बना रहेगा, और जिस दिन बफर राज्य समाप्त मुगलों का अधीन हो जाएगा, जो बरार का क्षेत्र था, उस दिन बीजापुर पर भी संकट की स्थिति आ सकती है। यही रीजन है कि बीजापुर के शासक ने अहमदनगर अर्थात मलिक अंबर के साथ सहयोग की नीति अपनाती है। अब बीजापुर के शासक और मराठों के सहयोग से क्या करता है कि सबसे अगला पॉइंट याद रखना है कि मलिक अंबर क्या करता है कि बीजापुर के शासक और मराठों के सहयोग से, बीजापुर के शासक प्लस मराठों के सहयोग से
वह मुगलों का काउंटर करना शुरू करता है। सहयोग से मुगल प्रतिरोध की नीति अपनाता है। मुगल प्रतिरोध की नीति अपनाता है। मुगल प्रतिरोध की नीति, और इसके द्वारा जो मुगल प्रतिरोध की नीति अपनाई जाती है मलिक अंबर के द्वारा, इसके कारण क्या होता है कि दक्कन में मुगलों के पैर उखड़ने शुरू हो जाते हैं। दक्कन में मुगलों के पैर उखड़ने शुरू हो जाते हैं। मुगलों के पैर उखड़ने लगते हैं, यानी कि एक एक करके क्षेत्र जिसको अकबर ने जीता था वह मलिक अंबर जीतते जाता है। और इसका परिणाम क्या होता है कि आप मान के चलें कि दक्कन में इसके पैर उखड़ने लगते हैं मुगलों के, और 1610 ईस्वी तक, यानी कि 5 में शासक बनता है जहांगीर, और ठीक 5 वर्षों के बाद 1610 ईस्वी तक अंबर के द्वारा, अंबर का अर्थ हो गया मलिक अंबर, अंबर के द्वारा वह सभी क्षेत्र प्राप्त कर लिया जाता है। वह सभी क्षेत्र प्राप्त कर लिया जाता है। वह सभी क्षेत्र प्राप्त कर लिया जाता है जो अकबर के समय अहमदनगर से लिया गया था। जो अकबर के समय अहमदनगर से लिया गया था। जो अकबर के समय अहमदनगर से लिया गया था। और इतना ही नहीं होता है, यानी कि जो बालाघाट का एरिया था, अकबर के समय कौन कौन से एरिया मिला था, तो बालाघाट का एरिया मिला था। वो बालाघाट का एरिया जो है सो फिर से मलिक अंबर ने जीत लिया। बरार का एरिया मिला था, वो एरिया फिर से मलिक अंबर ने जीत लिया था। और जो अहमदनगर का कई सारा क्षेत्र था, वह अहमदनगर का भी कई सारा क्षेत्र जो मुगलों को मिला था वो मलिक अंबर ने जीत लिया था। और न केवल अहमदनगर ने ले लिया, बल्कि जो उस समय मुगल सेनापति थे दक्कन में, कौन था, तो शहजादा परवेज, जो अभी आपको बताया कि जहांगीर शासक बनने के बाद शहजादा परवेज को दक्कन का सूबेदार बनाता है, यानी कि सेनापति। तो शहजादा परवेज को जो है, शहजादा परवेज को अपमानजनक संधि करने के लिए मजबूर करता है। अपमानजनक संधि करने के लिए मजबूर करता है। अपमानजनक संधि करना पड़ता है। ये स्थिति रहती है कब तक की, 1510 तक की। यानी कि 1500 केवल 5-10 वर्षों में, क्योंकि 1601 तक तो अकबर दक्कन में ही था, केवल 9 वर्षों में पूरी स्थिति क्या हो गई, पलट गई। कि जो मुगलों ने क्षेत्र जीते थे, अहमदनगर से जो क्षेत्र प्राप्त किया था, वो मलिक अंबर ने एक एक करके किसके सहयोग से, तो बीजापुर और मराठों के सहयोग से एक एक करके क्षेत्र जीतते गए। वो सभी क्षेत्र प्राप्त कर लिया जो शहजादा दानियाल ने संधि के तहत प्राप्त किया था। और शहजादा परवेज को जो है एक अपमानजनक संधि करने के लिए मलिक अंबर ने बाध्य किया, और उसे करना भी पड़ा था। अब इसके बाद क्या होता है कि जब शहजादा परवेज को एक अपमानजनक संधि करनी पड़ती है, तब जहांगीर के द्वारा जो है, जहांगीर के द्वारा एक एग्रेसिव नीति अपनाई जाती है। जहांगीर के द्वारा आक्रामक नीति अपनाई जाती है। और जहांगीर के द्वारा जो आक्रामक नीति अपनाई जाती है, इस आक्रामक नीति के तीन प्रमुख पॉइंट क्या है, तो सबसे पहले दक्कन के सेनापति को बदला जाता है। नए सेनापति के रूप में क्या किया जाता है, नए सेनापति की नियुक्ति होती है। और दक्कन का नया सेनापति शहजादा परवेज के स्थान पर बनाया जाता है खान ए खानान को, यानी अब्दुल रहीम खान ए खानान को दक्कन का सेनापति बनाया जाता है। दूसरा क्या किया जाता है कि जो शहजादा खुर्रम यानी कि जो आगे चलकर बादशाह शाहजहां बनेंगे, शहजादा खुर्रम को एक बड़ी सेना के साथ दक्कन की ओर भेजता है। एक बड़ी सेना के साथ दक्कन प्रस्थान करता है, दक्कन भेजता है। और तीसरा इस नीति का अंग यह भी था कि शहजादा स्वयं क्या करता है, जो जहांगीर है स्वयं मध्य जो मालवा का क्षेत्र था वहां पर एक मांडू का किला, स्वयं जाकर मांडू में बैठ जाता है और वाच करना शुरू करता है, बैठ जाता है। इस तरीके से इस अग्रेसिव जो नीति अपनाता है उसके 3 अंग, नए सेनापति शहजादा परवेज के स्थान पर अब्दुल रहीम खान ए खानान को बनाता है, शहजादा खुर्रम को एक विशाल सेना देकर दक्षिण को प्रस्थान कर देता है,
और खुद अहमदनगर पर दबाव बनाने के लिए उससे सटे हुए क्षेत्र जो मालवा में मांडू का क्षेत्र था वहां पर जाकर बैठ जाता है। अब ये जब सेनापति खानान नियुक्त होते हैं और शहजादा खुर्रम की सेना यहाँ पर पहुंचती है, तो 1616 ईस्वी में क्या होता है, 1616 ईस्वी में जो एक तरीके से आप कहेंगे अहमदनगर की सेना को पराजित करता है। अहमदनगर की सेना को पराजित किया जाता है। अहमदनगर यानी कि मलिक अंबर को जो है तो पराजित किया जाता है। और इस समय जो ये सेना पराजित की जाती है तो फिर से एक बार मुगलों के द्वारा यहाँ पर संयुक्त सेना को पराजित किया जाता है। संयुक्त सेना को पराजित किया जाता है 1616 में। इस संयुक्त सेना में कौन था, तो बीजापुर था जो पहले से ही अहमदनगर के साथ था। दूसरा अहमदनगर भी इसमें शामिल था और तीसरा इसमें गोलकुंडा भी शामिल हो चुका था, क्योंकि गोलकुंडा भी जानता था कि जब तक अहमदनगर का प्रतिरोध है तब तक हमारा और बीजापुर का अस्तित्व है। जिस दिन अहमदनगर का प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा उस दिन बीजापुर और गोलकुंडा का प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो मुगलों की सेना ने 1616 में क्या किया कि इन तीनों को पराजित किया, संयुक्त सेना को, और अहमदनगर की जो नई राजधानी थी खिरकी, अहमदनगर की जो नई राजधानी थी खिरकी, इस खिरकी पर भी क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है, अधिकार कर लेता है। और चूंकि जहांगीर मांडू में बैठा ही था, शहजादा जो खुर्रम था वो दक्कन में पहुंच चुका था सेना लेके। नई सेनापति ने एक शर्मनाक पराजय दी थी तीनों राज्यों को। तो अब यहाँ पर क्या था कि मलिक अंबर के पास समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो फिर से क्या होता है कि जहांगीर के समय में समझौता कर लिया जाता है, और जो समझौता किया जाता है तो फिर से क्या होता है कि अकबर के समय में जो स्थिति थी मुगलों की लास्ट टाइम में अकबर की, वही स्थिति फिर से प्राप्त कर लेता है। यानी कि बरार के क्षेत्र पर मुगल का अधिकार, बालाघाट के क्षेत्र पर मुगल का अधिकार हो जाता है, और अहमदनगर के कई क्षेत्रों जैसे खिरकी जो उसकी नई राजधानी थी, इन सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया जाता है। यहाँ पर कुछ इतिहासकार यह प्रश्न उठाते हैं कि जब मलिक अंबर हार चुका था, समझौते के लिए तैयार हो चुका था और तीनों शक्ति को जहांगीर एक साथ पराजित कर चुका था, तो फिर पूरी तरीके से अहमदनगर का विलय क्यों नहीं किया गया, पूरी तरीके से अहमदनगर का विलय क्यों नहीं किया गया, ये इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि यदि आपने मुगलों को जहांगीर की दक्कन नीति के उद्देश्य को समझा होगा तो फिर इसको समझने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। जहांगीर के दक्कन नीति का क्या उद्देश्य था कि वो अकबर के समान सीमित विस्तार का पक्षधर था। अकबर के समान क्या था, जहांगीर दक्कन में सीमित विस्तार का पक्षधर था, सीमित विस्तार का पक्षधर था। तो यदि इस समय जो 1616 ईस्वी में मलिक अंबर के साथ समझौता हुआ था, जो 1616 का समझौता हुआ था अहमदनगर के साथ, वो बेसिकली एक चीज देखेंगे तो जहांगीर की ना तो सैनिक कमजोरी का परिणाम था और ना ही उसके राजनीतिक कमजोरी का परिणाम था, बल्कि यह एक सुचिंतित नीति का अंग था, सुचिंतित नीति का अंग था, सुचिंतित नीति का अंग था। सुचिंतित नीति का क्या अंग था, तो चूंकि जहांगीर, जैसे मैंने पहले ही कहा कि जहांगीर दक्कन में अकबर के समान नीति का समर्थक था, अकबर के समान नीति का समर्थक। तो यदि अकबर के समान नीति का समर्थक था तो जो चीजें अकबर ने अपने लास्ट समय में प्राप्त किया था वो जहांगीर समझौते के तहत कर चुका था। दूसरा क्या था कि जहांगीर दक्कन के मामले में ज्यादा उलझना नहीं चाहता था, दक्कन के मामले में ज्यादा उलझना नहीं चाहता था, मामले में ज्यादा उलझना नहीं चाहता था। तो यदि वो दक्कन के मामले में ज्यादा उलझना नहीं चाहता था तो उस दृष्टिकोण से भी यदि देखा जाए तो 1616 की जो अहमदनगर के साथ संधि थी एक महत्वपूर्ण बिंदु मानी जाती है। फिर यह भी जहांगीर का भी यह सोचना था कि इस समझौते से क्या होगा कि दक्कन में स्थिरता आ सकती है। जहांगीर का भी यह सोच था इस समझौते से दक्कन में स्थिरता आएगा, यह इसका भी सोच था।
और साथ ही इस समझौते के तहत जहांगीर के द्वारा बीजापुर को अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया गया था। बीजापुर को अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया गया था। बीजापुर को अपने पक्ष में लाने का प्रयास। तो बीजापुर को जो अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया था, इसी अवसर पर जहांगीर के द्वारा क्या किया जाता है प्रयास, इसके तहत यानी जो प्रयास करता है जहांगीर, इसके तहत क्या करता है कि आदिल शाह को बेटा कहकर, आदिल शाह को बेटा कहते हुए मेहरबानी भरा फरमान भेजता। बेटा कहते हुए आदिल शाह को बेटा कहते हुए मेहरबानी भरा फरमान भेजता है कि एक तरीके से वो उसकी बात को मान ले। अपने पुत्र के समान फर्जंद की उपाधि दी थी, फर्जंद कहा था इसने, और यही इसका मूल उद्देश्य था 1616 में जो संधि की गई थी उसके तहत। तो चूंकि ये अकबर के नीति का समर्थक था, सीमित विस्तार चाहता था, ज्यादा उलझना नहीं चाहता था और स्थिरता आएगी ऐसा सोच था। और उसी स्थिरता को लाने के लिए, क्योंकि सब कुछ दक्कन में, ये अकबर का भी सोचता है कि दक्कन में शांति और स्थिरता बीजापुर के नीति पर निर्भर करती है। यहाँ जहांगीर की भी यही सोच थी कि दक्कन में शांति और स्थिरता बीजापुर के ऊपर निर्भर करती है। आगे भी आप देखेंगे शाहजहां के समय में भी यही वो भी निष्कर्ष निकालता है कि दक्कन में शांति और स्थिरता बीजापुर की नीति पर ही निर्भर करता है। तो कुल मिलाकर इसलिए जहांगीर के द्वारा बीजापुर को अपने पक्ष में लाने के लिए उसके शासक आदिल शाह को फर्जंद पुत्र कहकर एक मेहरबानी भरा फरमान भेजा जाता है। लेकिन जहांगीर के लाख कोशिश के बावजूद भी क्या होता है कि दक्कन में शांति स्थापित नहीं हो पाती है। ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि जहांगीर के लाख कोशिश के बावजूद भी क्या होता है, यानी कि जहांगीर के कोशिश के बावजूद भी क्या होता है, जहांगीर के कोशिश के बावजूद, जहांगीर के कोशिश के बावजूद दक्कन में शांति स्थापित नहीं हो पाता है। शांति स्थापित नहीं हो पाता है और लगातार युद्ध चलता रहा। इसमें कोई डाउट नहीं कि लगातार युद्ध चलता रहता है। लगातार युद्ध चलता रहा और ये जो लगातार युद्ध चलता रहा, इसका एक परिणाम यह हुआ कि जो मुगलों और दक्कनी राज्यों में जो लगातार युद्ध चलता रहा, इसका एक परिणाम यह हुआ कि, और खासकर ये जो 1616 का समझौता हुआ था, इसका एक परिणाम यह हुआ कि मुगल के खिलाफ दक्कनी राज्यों का संघ भंग हो गया। मुगल के खिलाफ चूंकि अहमदनगर ने फिर एक बार मुगल की संरक्षण स्वीकार कर लिया था। बीजापुर का शासक जो आदिल शाह था, फर्जंद बोला था, तो कुछ समय के लिए वह भी जो था एक तरीके से आप कहेंगे सेंटिंग में चला गया था। तो मुगल के खिलाफ जो गठजोड़ था इन तीनों राज्यों का, वो गठजोड़ क्या होता है, गठजोड़ समाप्त। और यदि यह गठजोड़ समाप्त हो गया तो ये जहांगीर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। और दूसरा क्या है कि दक्कनी राज्यों के जैसे ही गठजोड़ समाप्त हुआ तो दक्कनी राज्यों के अपने परंपरागत वैर निकलकर सामने आ गए। अपने परंपरागत वैर निकलकर सामने आने लगे। और जब इनके अपने परंपरागत वैर निकलकर सामने आने लगे, इसका परिणाम यह हुआ कि दक्कनी राज्य आपस में संघर्षरत होने लगे। और इसी आपसरत में संघर्षरत में मलिक अंबर के द्वारा क्या किया जाता है कि एक बार बीजापुर को पूरी तरीके से रौंद दिया जाता है और बीजापुर की जो नई राजधानी नौरसपुर रहती है, उस नौरसपुर को यहाँ तक जला भी दिया जाता है। ये पॉइंट आपको आगे, तो इस समय जो संघर्ष होता है, अहमदनगर के ये जो पेशवा हैं मलिक अंबर, इनके द्वारा बीजापुर को पराजित किया जाता है, गोलकुंडा को पराजित किया जाता है, बीजापुर गोलकुंडा पर आक्रमण करता है, यानी तीनों राज्य आपस में लड़ते हैं। ये स्थिति यहाँ पर आ जाती है। और तब तक ये समय कब का हो जाता है, 1622 ईस्वी तक का ये समय हो जाता है। और 1622 ईस्वी तक क्या होता है कि उत्तर भारत में खुर्रम का विद्रोह हो जाता है। खुर्रम
का विद्रोह, यानी कि जहांगीर के पुत्र शाहजहां का विद्रोह हो जाता है। और जब खुर्रम का विद्रोह हो जाता है तो जिस तरह से सलीम के विद्रोह के कारण अकबर को दक्कन से उत्तर की ओर जाना पड़ा था, ठीक उसी तरीके से खुर्रम के विद्रोह के कारण जहांगीर को मांडू छोड़ के कहाँ जाना पड़ता है, उत्तर आना पड़ता है। और दक्कन की स्थिति वैसे ही रह जाती है जैसे कुल मिला के लगभग अकबर के समय के लास्ट टाइम में रह गई थी। यानी कि अकबर भी बीजापुर के साथ वैवाहिक संबंध बनाने का प्रयास किया था, सफलता नहीं मिली। जहांगीर भी आदिल शाह को फर्जंद कहता है, वहां सफलता नहीं मिली। उन्होंने भी अहमदनगर के साथ संधि समझौते की थी, कुछ क्षेत्र को प्राप्त किया था, बहुत हद तक सफलता नहीं। जहांगीर को भी आप यहाँ देख रहे हैं कि संधि समझौते मलिक अंबर से हुई, लेकिन बहुत सफलता नहीं मिली। हाँ, जहांगीर के समय के लास्ट टाइम की एक दो पॉइंट जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है वह यही है कि इस 1616 के समझौते से क्या होता है कि दक्कन में मुगलों के खिलाफ जो अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा का गठजोड़ था ये समाप्त हो जाता है, एक। और इसका लाभ क्या मिलता है, तो दूसरा, जैसे ही ये गठजोड़ समाप्त होता है वैसे ही क्या होता है कि दक्कन के ये तीनों राज्य आपस में उलझते हैं। और खासकर अहमदनगर का जो पेशवा मलिक अंबर है, इसके द्वारा बीजापुर और गोलकुंडा को रौंदा जाता है। और इवन की बीजापुर की जो राजधानी नौरसपुर होती है उसको तो पूरी तरीके से ये जला भी देता है। आगे चलकर इसका काउंटर कभी न कभी बीजापुर का शासक जरूर करेगा, और वो किस तरीके से होगा वो ध्यान में रखने की जरूरत है। तो ये कुल मिलाकर स्थिति लास्ट टाइम में जहांगीर के समय में दक्कन की स्थिति रह गई थी। जो स्थिति अकबर के समय में लास्ट टाइम में थी वही स्थिति आपको यहाँ भी दिखाई देती है, कोई खास परिवर्तन आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। और खुर्रम का विद्रोह होता है, इसके कारण क्या होता है कि इसको वापस जाना पड़ता है। और जब वापस जाना पड़ता है तो उस बीच क्या करता है, मलिक अंबर जितने भी पुराने मुगल के क्षेत्र गए रहते हैं सबको वह फिर से क्या करता है, जीत लेता है। यानी कि जो एरिया मुगल प्राप्त किए रहते हैं फिर से वो जीत लेता है, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। अब इसी पृष्ठभूमि में क्या है कि आपको शाहजहां के दक्कन की नीति को समझना है। इसी पृष्ठभूमि में शाहजहां का दक्कन नीति, शाहजहां की दक्कन नीति। तो शाहजहां की जो दक्कन नीति है क्या है और किस तरीके से है, कैसे विकसित होता है, वो आपको ध्यान में समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले यहाँ पर यही कि जहांगीर के लास्ट समय में क्या था ये आपको ध्यान में रखना है। इसको समझने के लिए जहांगीर के अंतिम समय की क्या स्थिति थी वो याद रखना है। अंतिम समय की क्या स्थिति थी, तो सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है कि दक्षिणी राज्यों का गठजोड़ समाप्त हो चुका था। किसके खिलाफ, दक्षिणी राज्यों का मुगलों के खिलाफ गठजोड़ समाप्त, मुगलों के खिलाफ गठजोड़ समाप्त, एक ये स्थिति है। दूसरा स्थिति क्या है कि दक्कन के तीनों राज्य आपस में संघर्षरत हैं। दक्कन के तीनों राज्य संघर्षरत, और इसमें जैसे मैंने पहले ही बताया कि मलिक अंबर ने बीजापुर को पूरी तरीके से रौंद डाला था। और तीसरा, जब जहांगीर वापस जाता है तो मलिक अंबर के द्वारा फिर से क्या किया जाता है, मलिक अंबर के द्वारा, मलिक अंबर के द्वारा फिर से पुराने क्षेत्रों को जीत लिया जाता है। फिर से पुराने क्षेत्रों को जीत लिया जाता है। यानी कुल मिलाकर आपको यही ध्यान में रखना है कि जो लास्ट टाइम में अकबर के समय स्थिति थी वही जहांगीर के समय भी स्थिति है। और पूरी तरीके से अब फिर से एक बार नए सिरे से आप कह सकते हैं कि शाहजहां को शुरुआत करनी है। तो इसी पृष्ठभूमि में शाहजहां बादशाह बनता है। और शाहजहां जो बादशाह बनता है तो इसी पृष्ठभूमि में उसके दक्कन की नीति को आपको समझना है। इसी पृष्ठभूमि में तो शाहजहां की जो दक्कन की नीति को आप समझेंगे इसी पृष्ठभूमि में, तो सबसे पहले कुछ बिंदु को आप जान लीजिए तब आप चलेंगे।
तो सबसे पहले पहला पॉइंट यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि किसी भी अन्य मुगल बादशाह की तुलना में अब तक किसी भी अन्य मुगल बादशाह कहने का अर्थ हुआ कि अब तक अकबर और जहांगीर किसी भी अन्य मुगल बादशाह के तुलना में शाहजहां को दक्कन की स्थिति का शाहजहां को दक्कन की स्थिति और राजनीति की ज्यादा समझ थी। दक्कन की स्थिति और राजनीति की ज्यादा समझ थी। क्यों ऐसी स्थिति थी, इसको क्यों ज्यादा समझती थी, इसका दो कारण था। सबसे पहला कारण तो यह था कि जहांगीर के समय में यह 2 बार सैन्य अभियान किया था। दक्कन में 2 बार सैन्य अभियान किया था अहमदनगर के खिलाफ। तो 2 बार सैन्य अभियान किया था, उसमें भी बहुत सारा अनुभव इसके पास था। और जब खुर्रम ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था, तो विद्रोह करने के बाद वह भागकर दक्कन ही आ गया था। विद्रोह का समय दक्षिण भारत में ही वह बिताया था, दक्षिण भारत में बिताया था। तो कुल मिलाकर इसीलिए ऐसा माना जाता है कि अन्य मुगल बादशाह की तुलना में अब तक शाहजहां को दक्कन के राजनीति की ज्यादा जानकारी थी, ज्यादा वो समझ थी। क्यों थी, तो ये इसके 2 कारण थे। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है कि अभी भी क्या था, जो अहमदनगर था, अभी भी अहमदनगर बालाघाट पर मुगलों के अधिकार को स्वीकार नहीं करना चाहता था। बालाघाट पर मुगलों के अधिकार को वह स्वीकार नहीं कर रहा था। मुगलों के अधिकार को स्वीकार नहीं कर रहा था। मुगलों के अधिकार को स्वीकार नहीं कर रहा था, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। तीसरा क्या था कि अब इसी पृष्ठभूमि में जब अहमदनगर अभी भी मुगलों के अधिकार को स्वीकार नहीं कर रहा था, तो शाहजहां के द्वारा अपने सबसे योग्य, और चूंकि बादशाह था तो चूंकि बादशाह के रूप में इसकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या बनती थी, बादशाह के रूप में पहली प्राथमिकता यहाँ शाहजहां की यही थी। बादशाह के रूप में पहली प्राथमिकता थी कि खोए हुए प्रदेश को वापस प्राप्त करना। खोए हुए प्रदेश को वापस प्राप्त करना, प्रदेश को वापस प्राप्त करना, ये शाहजहां की प्राथमिकता थी। क्योंकि अकबर के समय में बालाघाट को, बरार को और अहमदनगर को जीता गया था। जहांगीर के समय में भी बालाघाट, बरार और अहमदनगर मुगलों का अधीन था। लेकिन अभी मलिक अंबर फिर से एक बार बालाघाट पर मुगल के प्रभाव को नहीं स्वीकार कर रहा है। तो यहाँ पर जो जीते हुए क्षेत्र थे पहले के शासक के द्वारा, वो भी कुछ जो राजनीतिक संक्रमण का समय था उसमें मुगलों के हाथ से निकल चुका था। तो बादशाह बनने के बाद शाहजहां ने अपनी पहली प्राथमिकता यही निर्धारित की कि बालाघाट जो मुगलों का अधीन था उस पर मुगल का अधिकार होना चाहिए, और अन्य जो खोए हुए क्षेत्र हैं जिसको बीच में मलिक अंबर ने जीत लिया था, उसको प्राप्त करने का शाहजहां ने प्रयास किया। और इस प्रयास के उद्देश्य से शाहजहां क्या करता है, तो यहाँ पर ध्यान में रखने की जरूरत है कि अपने उस समय के सबसे योग्य सेनापति, तो शाहजहां के द्वारा इन प्रयासों के लिए क्या किया जाता है कि अपने सबसे योग्य सेनापति खाने जहां लोदी को सेनापति बनाकर भेजा जाता है। खाने जहां लोदी को भेजा जाता है मुगल सेनापति बनाकर, खाने जहां लोदी को भेजता है। लेकिन खाने जहां लोदी जो है, यह क्या होता है कि पराजित कर दिया जाता है मलिक अंबर के द्वारा, पराजित कर दिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि मुगल सेनापति के प्रमुख को पराजित कर देता है। तो जब पराजित कर दिया जाता है, तो शाहजहां के द्वारा क्या किया जाता है कि खाने जहां लोदी को वापस बुला लिया जाता है, और वापस इसको बुला लिया जाता है। ये जो वापस बुला लिया जाता है, ये इसका अपमान भी मानता है, और इसके स्थान पर क्या होता है कि वो नया सेनापति नियुक्त कर देता है और खुद भी पहुंचता है। लेकिन वापस बुला लिए जाने के बाद क्या होता है कि ये जो खाने जहां लोदी है, कुछ समय बाद बादशाह के खिलाफ विद्रोह कर देता है। कुछ समय बाद क्या होता है कि बादशाह के खिलाफ विद्रोह
कुछ समय बाद ये किसके खिलाफ, शाहजहां के खिलाफ विद्रोह कर देता है। और विद्रोह करके ये कहाँ चला जाता है, तो विद्रोह कर का खाने जहां लोधी दक्कन चला जाता है। और दक्कन चला जाता है वहां पे कहाँ पर, तो दक्कन दक्कन जाने के बाद यह अहमदनगर राज्य इसको शरण दे देता है। अहमदनगर राज्य शरण दे देता है, राज्य शरण देता है, यानी कि एक तरीके से मलिक अंबर के द्वारा खाने जहां लोधी को शरण दे दिया जाता है। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि जिसको शाहजहां ने मुगल सेनापति बनाकर भेजा था उसको पराजित करता है मलिक अंबर। शाहजहां इसे वापस बुला लेता है। वापस बुला लेने के बाद खाने जहां लोधी के द्वारा कुछ समय के बाद बादशाह के अगेंस्ट विद्रोह कर दिया जाता है और विद्रोह कर वह दक्कन भाग जाता है। और दक्कन भाग जाने के बाद अहमदनगर राज्य में उसको आश्रय मिल जाती है। तो एक तरीके से अहमदनगर का ये जो काम था, विद्रोही को शरण इसने दिया था जिसने बादशाह के खिलाफ विद्रोह किया था, और विद्रोही को शरण देता, तो यह शाहजहां के लिए एक चुनौती थी। सबसे पहली बात चुनौती तो थी, और दूसरी क्या था कि ये दक्कन का सेनापति भी रह चुका था, मुगल मनसबदार का एक बहुत बड़ा पद पर धारण किया होता, तो बहुत सारी चीजों की जानकारी अहमदनगर को दे सकता था। तो अब क्या होता है कि शाहजहां इस फाइनल निष्कर्ष पर इस पर हो जाने के बाद जब अहमदनगर ने ये कदम उठाया, तो शाहजहां इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि दक्कन में शांति स्थापित होने के लिए या दक्कन में मुगलों को सुदृढ़ता मिले या उसकी स्थिति अच्छी हो, इसके लिए अब अहमदनगर का पूरी तरीके से मुगल साम्राज्य में विलय आवश्यक है। अहमदनगर का विलय आवश्यक है, यानी कि जो मलिक अंबर का ये स्टेप था और जिस तरीके से उसने कदम उठाया था, उस हिसाब से शाहजहां को लग गया कि दक्कन में मुगलों के पैर तभी जम सकते हैं, यहाँ पर शांति तभी स्थापित हो सकती है जब अहमदनगर का पूरी तरीके से मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया जाए। तो पहला शासक जो अहमदनगर को विलय करने की ओर सोचता है, और अब उसी दिशा में शाहजहां का काम होगा। तो शाहजहां ने इस दिशा में काम करने के लिए क्या करता है कि सबसे पहले इस दिशा में काज करने के लिए शाहजहां के द्वारा कूटनीतिक प्रयास किया जाता है। कूटनीतिक प्रयास किया जाता है। और कूटनीतिक प्रयास क्या किया जाता है, तो सबसे पहले इसके तहत शाहजहां क्या करना चाहता है, तो अहमदनगर को अलग थलग करने का प्रयास करता है। अहमदनगर को अलग थलग करने का प्रयास, अहमदनगर को अलग थलग करने का प्रयास करता है। और अहमदनगर को जो अलग थलग करने का प्रयास करता है, इसके तहत शाहजहां के द्वारा क्या किया जाता है कि बीजापुर के साथ सहयोग, बीजापुर के साथ बीजापुर के साथ सहयोग करने को कहा जाता है। बीजापुर के साथ सहयोग, और दूसरा जो प्रमुख मराठा सरदार था उस समय का, मराठा सरदार से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। मराठा सरदार से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास। और दोनों से जब सहयोग का आश्वासन मिल जाता है, अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बीजापुर ने क्यों शाहजहां का सहयोग करने का वचन दिया, तो बीजापुर के सहयोग देने का कारण यही था। और मराठे तो किसी के नहीं थे उस समय, क्योंकि मराठे उस समय एक बारगीर के रूप में लड़ा करते थे, और मराठे जो थे, जो जिनको पैसा सब कुछ मिलेगा वहां पर मराठे पहुंच जाते थे। लेकिन बीजापुर ने क्यों सहयोग किया, क्योंकि बीजापुर तो जानता था कि जब अहमदनगर का विलय हो जाएगा तो अगली बारी उसकी है। तो बीजापुर ने इसलिए इसका साथ दिया था क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जहांगीर के समय में जब त्रिगुट भंग हो चुका था, जो मुगलों के गंज त्रिगुट था वह क्या हो चुका था, भंग हो चुका था। और अहमदनगर का जो पेशवा मलिक अंबर था, इस मलिक अंबर ने क्या किया था, उस बीच में बीजापुर को पूरी तरीके से रौंद डाला था। और न केवल बीजापुर को रौंद डाला था, बल्कि बीजापुर की नई राजधानी जो नौरसपुर थी, इस नौरसपुर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था, जला दिया था। तो यह बीजापुर का शासक भूला नहीं था, और वही बदला लेने के लिए उसने क्या कर दिया कि शाहजहां का साथ देने का वचन दिया कि ठीक है, हम अहमदनगर के अभियान के विरुद्ध आपके साथ हैं। और मराठों ने भी साथ दिया। इस मराठा में जो साथ देने वाले प्रमुख थे
तो आप समझ लीजिए ये थे शाहजी भोंसले। मराठों में जिसने साथ देने का वचन दिया वो थे शाहजी भोंसले। और शाहजी भोंसले कौन थे? तो सबको पता है, शिवाजी के पुत्र शाहजी भोंसले मुगल में मिल गए। इनको क्या किया, पूना के क्षेत्र में जागीर दिया गया। पहली जागीर इन लोगों की यही थी, पूना क्षेत्र में जागीर दिया गया। और 5,000 का मनसब भी शाहजहां ने शाहजी भोंसले को दे दिया। तो इस तरीके से प्रमुख जो मराठा सरदार उस समय शाहजी भोंसले थे, जिसके अंतर्गत कई छोटे छोटे परिवार एक साथ मराठों के अंतर्गत आ रहे थे, इन दोनों को मिला लिया। और इन दोनों को मिलाने के बाद क्या होता है कि अहमदनगर के विरुद्ध अभियान किया जाता है। जब अहमदनगर कूटनीतिक तौर पर अलग थलग कर दिया जाता है तो अहमदनगर के विरुद्ध अभियान, और जो अहमदनगर के विरुद्ध अभियान होता है तो अहमदनगर के विरुद्ध यह अभियान 1629 में प्रारंभ होता है और तार्किक निष्कर्ष पहुंच जाता है 1632-33 ईस्वी में। क्या किया जाता है कि अहमदनगर का पूरी तरह से मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। पूरी तरीके से मुगल साम्राज्य में विलय, पूरी तरीके से मुगल साम्राज्य में। तो यहाँ तक क्या होता है कि वह अहमदनगर जो अकबर के समय में, जो जहांगीर के समय में मुगलों के प्रतिरोध का एक प्रतीक था, वो क्या होता है कि इसी बीच पूरी तरीके से विलय कर लिया जाता है। क्योंकि इस बीच में मलिक अंबर की स्थिति भी कमजोर, उसकी हत्या कर दी जाती है। और फिर 1629 में अभियान प्रारंभ होता है और 32-33 जाते जाते क्या होता है कि पूरी तरीके से बीजापुर और मराठों के सहयोग से शाहजहां के द्वारा अहमदनगर पर कब्जा कर लिया जाता है। तो दक्कन का जो एक राज्य अहमदनगर था, ये पूछा जाता है कभी कभी। इतना जानने के बाद आप समझ पाए कि शाहजहां के समय में अहमदनगर जो है वो मुगल साम्राज्य में शामिल हुआ। शाहजहां के समय मुगल साम्राज्य में वो शामिल हुआ था, 1632 में उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी क्या था कि मुगलों के लिए दक्कन में पैर जमाना अभी भी कठिन काम हो रहा था। अब क्या होता है कि अगला जो कदम होता है शाहजहां का, कदम अगला कदम क्या होगा वो ध्यान में देखने की जरूरत है। तो अगला कदम क्या होता है कि अहमदनगर के विजय को तार्किक निष्कर्ष पर ले जाने के लिए, तार्किक और एक मजबूत स्थिति में ले जाने के लिए, तार्किक और मजबूत स्थिति में ले जाने के लिए शाहजहां के द्वारा प्रयास किया जाता है। ले जाने के लिए प्रयास, और ले जाने के लिए जो प्रयास होता है उसके तत्व वो क्या कहता है कि शाहजहां का भी यह मानना रहता है कि गोलकुंडा तो कमजोर शासक था। शाहजहां का भी यहाँ पर मानना था कि दक्कन में जिस तरीके से अकबर का मानना था, जिस तरीके से जहांगीर का मानना था कि दक्कन में जो शांति है ये बेसिकली किसके सहयोग पर निर्भर करता है, तो बीजापुर के सहयोग पर। यदि बीजापुर का शासक मुगलों के साथ सहयोग करता है तब तो दक्कन में शांति स्थापित हो पाएगी, और यदि बीजापुर का शासक मुगलों के साथ सहयोग नहीं करता है तो फिर दक्कन में शांति स्थापित नहीं हो पाएगी। ये शाहजहां का भी मानना था। और कुछ हद तक दक्कन में शांति बीजापुर के अतिरिक्त गोलकुंडा जो एक राज्य बचा था इसके ऊपर भी निर्भर करता था। क्योंकि गोलकुंडा का जो था, चूंकि इसका एक रीजन यह भी था कि गोलकुंडा का जो शासक था वो शिया मत को मानने वाला था। तो इस दृष्टिकोण से भी वहां पर क्या था कि धार्मिक जो कभी कभी संघर्ष की शुरुआत हो जाती थी, तो शाहजहां का मानना था कि गोलकुंडा के साथ भी यदि संबंधों को परिभाषित कर दिया जाए तो फिर दक्कन में शांति स्थापित हो सकती है। तो आगे चलकर शाहजहां के द्वारा क्या किया जाता है कि दोनों के साथ 1636 ईस्वी में संधि की जाती है और संधि समझौता होता है। तो दोनों के साथ जो संधि समझौता होता है वो क्या क्या उसमें होता है, यानी कि 1636 की
शांति समझौता, 1636 की शांति समझौता। और ये जो शांति समझौता था बेसिकली क्या था कि शाहजहां के अपने राजनीतिक चिंतन के सोच का परिणाम था, क्योंकि उसका मानना यही था कि दक्कन में शांति समझौता तभी स्थापित हो सकता है कि जब ये दोनों राज्य मुगलों के साथ सहयोग करें। तो 1636 में मुगलों ने एक यानी कि शाहजहां ने एक शांति समझौता किया था बीजापुर के साथ, और दूसरा जो शांति समझौता किया था वो किया था गोलकुंडा के शासक के साथ, गोलकुंडा के साथ। तो बीजापुर के साथ जो क्या था शांति समझौता, इसमें क्या क्या शामिल था? तो सबसे पहला शामिल था इसमें कि बीजापुर का शासक जो आदिल शाह था, बीजापुर का शासक आदिल शाह ने मुगल प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया, यानी मुगल सोवर्जिनिटी को स्वीकार कर लिया, मुगल प्रभुता को स्वीकारा। पहला पॉइंट तो यही ध्यान पर रखेंगे कि मुगल प्रभुता को स्वीकार लिया। फिर दूसरा, इसने मुगल को 20 लाख हर्जाना देने का वचन दिया, मुगल को 20 लाख हर्जाना, जो युद्ध क्षतिपूर्ति कहते हैं, मुगल को 20 लाख हर्जाना दिया इस शांति समझौते के तहत। तीसरा, गोलकुंडा के मामले में दखलंदाजी नहीं करने का वचन दिया, गोलकुंडा के मामले में, गोलकुंडा के मामले में दखलंदाजी, गोलकुंडा के मामले में दखलंदाजी नहीं करने का वचन दिया। तीसरा पॉइंट कि यदि मुगल और इसका अर्थ यही हुआ तीसरे पॉइंट का कि यदि मुगल और गोलकुंडा के बीच किसी प्रकार का झड़प होता है या किसी प्रकार का संघर्ष होता है तो बीजापुर का शासक उसमें गोलकुंडा का पक्ष नहीं लेगा या गोलकुंडा के तरफ से युद्ध के मैदान में नहीं आएगा। यहाँ भी शाहजहां की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि मानी जाती है। फिर चौथा, इसमें यह भी मान बा लिया कि दोनों राज्यों के बीच जो झगड़े होंगे, दोनों राज्यों के बीच अर्थात बीजापुर और गोलकुंडा, दोनों राज्यों के बीच जो झगड़े होंगे, जो लड़ाइयां होंगी, जो झगड़े होंगे, उसकी मध्यस्थता बादशाह करेगा, उसकी मध्यस्थता यानी कि विवाद का निपटारा मध्यस्थता बादशाह करेगा। तो एक तरीके से इस चौथे पॉइंट से दोनों ने इस तरीके से यह क्लियर हो गया कि बीजापुर तो मुगलों की प्रभुता को स्वीकार कर ही लिया था, लेकिन इसमें यह भी डाल दिया कि यदि बीजापुर और गोलकुंडा के बीच कोई संघर्ष होता है तो उस संघर्ष की स्थिति में बादशाह ही दोनों के बीच शांति समझौता कराएगा, निर्णय करवाएगा। यानी कि गोलकुंडा के ऊपर भी इस शांति समझौते के तहत मुगलों की प्रभुता आ गई थी, और एक तरीके से गोलकुंडा को भी अलग थलग कर दिया और बीजापुर को भी अलग थलग कर दिया, क्योंकि तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं कि यह कहता है कि गोलकुंडा के मामले में दखलंदाजी नहीं करेगा, अर्थात यदि मुगल और गोलकुंडा के शासक के बीच कुछ झड़प होता है तो फिर बीजापुर उसमें नहीं जाएगा। चौथा और पांचवा पॉइंट जो इसमें बीजापुर के शासक को मिला, तो बीजापुर के शासक को क्या मिला, पांचवा पॉइंट याद रखने की जरूरत है कि बदले में बीजापुर के शासक को, बदले में बीजापुर को, बदले में बीजापुर को अहमदनगर राज्य का, बीजापुर राज्य को अहमदनगर राज्य का 80 लाख रुपया आय मिलना था, 80 लाख रुपया आय मिलना था, रुपया जो आय होता था आय मिलना था, यह बीजापुर को मिलना था, ये शाहजहां ने कहा कि आपको मिलेगा। तो ये 5 पॉइंट इस शांति समझौते में बीजापुर के साथ शाहजहां ने शामिल करवाया था। जो गोलकुंडा के साथ शांति समझौता इसी वर्ष 1636 में हुई थी, तो गोलकुंडा के साथ जो शांति समझौता हुआ था उसमें क्या था कि गोलकुंडा के शासक ने खुतबा में, गोलकुंडा के शासक ने खुतबा में शाहजहां का नाम शामिल किया। तो एक तरीके से इसने भी मुगल प्रभुता को स्वीकारा, शाहजहां का नाम शामिल किया,
शाहजहां का नाम शामिल किया और ईरानी सम्राट का जो उसके खुतबे में नाम ये पड़ता था, क्योंकि ईरान का पहले भी बताया था कल कि ईरान का शासक शिया मतावलंबी था और गोलकुंडा के शासक भी शिया मतावलंबी थे। इसका ईरान के साथ काफी था, तो ईरान के शासक का नाम निकालना, ईरान के शासक का नाम खुतबा से निकलवाया, खुतबा से हटवाया। तो यह भी एक बहुत उपलब्धि मानी जाएगी, क्योंकि इसके तहत न केवल इन्होंने मुगलों की प्रभुसत्ता को स्वीकार किया, बल्कि ईरान के शासक का जो यहाँ पर कुछ दखलंदाजी होता था और जिसके कारण कभी कभी यहाँ पर शिया सुन्नी संघर्ष की स्थिति भी बनती थी, वह धीरे धीरे समाप्त हो जानी थी, क्योंकि खुतबे में से उस शासक का नाम हट गया था। दूसरा पॉइंट क्या था कि जो गोलकुंडा का शासक कुतुब शाह था, इसको शाहजहां के प्रति वफादार रहना था। कुतुब शाह को बादशाह के प्रति, कुतुब शाह को बादशाह के प्रति वफादार रहना था, वफादार रहना था। और तीसरा पॉइंट जिसके संधि में शामिल किया गया था वह यह था, तीसरा पॉइंट, कि बीजापुर को जो वार्षिक कर देता था वह माफ कर दिया गया। इसको बीजापुर को जो वार्षिक कर देता था गोलकुंडा, बीजापुर को जो वार्षिक कर देता था गोलकुंडा, बीजापुर को वार्षिक कर देता था गोलकुंडा, वह माफ हो गया, वह माफ हो गया, क्योंकि इस समय सब कुछ निर्णय शाहजहां के हाथ में था, क्योंकि गोलकुंडा ने भी मुगलों के वर्चस्व को स्वीकार कर लिया था। तो मुगल यहाँ पर आरोप या आलोचना नहीं कर सकते थे, इसका प्रतिकार नहीं कर सकते थे बीजापुर कि आपने क्यों इसको रोक दिया जो गोलकुंडा हमें वार्षिक कर देता था। लेकिन बदले में मुगल शासक को 2 लाख, बदले में मुगल शासक को, बदले में मुगल शासक को, बदले में मुगल शासक को 2 लाख हून, 2 लाख हून वार्षिक देना था, वार्षिक देना था। यानी कि ये किसको देना था? तो गोलकुंडा को देना था, मुगल शासक को। इसका सिंपल सा अर्थ ये हुआ कि जो रकम पहले गोलकुंडा बीजापुर को देता था, वो रकम अब एक तरीके से कहां पर जाना है? तो मुगलों के अधीन जाना है। तो 1636 में अहमदनगर की 1633 में जीत के बाद 1636 में जो ये समझौता हुआ था बीजापुर और गोलकुंडा के साथ, यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। और जब आप इस समझौते का मूल्यांकन करेंगे तो समझौते का जो मूल्यांकन होगा वो 2 दृष्टिकोण से होगा। यानी कि 1636 के समझौते का मूल्यांकन, 1636 के समझौते का मूल्यांकन। तो जैसे मैंने पहले ही कहा था कि इस समझौते का जो मूल्यांकन होगा वो 2 दृष्टिकोण से, एक इसका मूल्यांकन आप करेंगे मुगलों के दृष्टिकोण से, एक इसका मूल्यांकन होगा मुगलों के दृष्टिकोण से, और दूसरा जिसका मूल्यांकन होगा वह होगा दक्कनी राज्यों के दृष्टिकोण से, दक्कनी राज्यों के दृष्टिकोण से। तो मुगलों के दृष्टिकोण से यदि आप देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट तो वही है यहाँ पर कि मुगलों ने अकबर के समय के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। मुगलों ने अकबर के समय, अकबर के समय के लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव को, लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। आप देख रहे थे प्राप्त कर लिया, क्या प्राप्त कर लिया? तो आपने देखा था कि अकबर के लास्ट समय में भी अहमदनगर पर लगभग मुगलों का नियंत्रण था और बीजापुर के साथ जो है सो एक सुलह करने की कोशिश की गई थी। उसको बेहतर संबंध और बनाने के लिए वैवाहिक संबंध को प्रोत्साहन दिया गया था, लेकिन शहजादा दानियाल की मृत्यु के कारण वह एक मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। जहांगीर के समय भी लगभग यही स्थिति थी, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए
यह स्थिति क्या था कि उस समय भी कुछ उससे आगे आप कह सकते हैं, क्योंकि अहमदनगर का जो कुछ क्षेत्र था अकबर के समय भी बचा हुआ था, जहांगीर के समय। शाहजहां के समय क्या हुआ कि अहमदनगर का पूरा क्षेत्र कब्जे में आ गया और बीजापुर और गोलकुंडा ने भी एक तरीके से मुगलों की प्रभुता को स्वीकार कर लिया था। तो अकबर के समय का जो लक्ष्य था वो क्या हुआ, यहाँ पर प्राप्त हो गया था। दूसरा, मुगल सम्राट की प्रभुता पूरे देश में मान ली गई। मुगल सम्राट की प्रभुता मुगल सम्राट की प्रभुता को पूरे देश में मान्यता मिल गई। पूरे देश में मान्यता मिल गई। पूरे देश में मान्यता मिल गई, यानी उत्तर में कश्मीर से लेकर और दक्षिण में बीजापुर, गोलकुंडा जितने भी राज्य थे सभी ने मुगलों की प्रभुता को स्वीकार कर लिया। पूर्व में बंगाल और उड़ीसा से लेके पश्चिम में लाहौर, कश्मीर और जो काबुल है, जो बलूचिस्तान है, जो मकरान है, जो सिंध का एरिया है, पूरी क्षेत्र में मुगलों की प्रभुता को शासक लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। बहुतों को मुगलों ने जीत लिया और या नहीं तो बहुतों ने अप्रत्यक्ष रूप से मुगलों की सॉवर्जिनिटी को मान लिया। तो दूसरा पॉइंट, पूरे देश में मुगलों की प्रभुता को स्वीकार कर लिया गया। तीसरा जो इसका महत्व है वह यह है कि इसके बाद शाहजहां की उम्मीद थी कि इसके बाद दक्कन में शांति स्थापित होगा, दक्कन में शांति आएगा। हालांकि यह आ नहीं पाया, इसका रीजन और था। और चौथा इसका सबसे जो और एक महत्वपूर्ण परिणाम चौथा, कि ईरान के शासक का जो हस्तक्षेप था दक्षिणी राज्यों में, ईरान के शासक का हस्तक्षेप समाप्त हो गया। हस्तक्षेप समाप्त कर दिया, क्योंकि शाहजहां ने गोलकुंडा राज्य के खुतबे से ईरान के शासक का नाम हटवा दिया और गोलकुंडा का जो शासक था उसको भी मुगल शासक का वफादार रहना था। तो मुगलों के दृष्टिकोण से ये कई तरीके से महत्वपूर्ण रहा। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान में रखना है कि दक्कनी राज्यों के दृष्टिकोण से क्या हुआ, तो ये आप देखिए कि जब ये शांति समझौता हो जाता है तो शाहजहां वापस आ जाता है और इस स्थिति का लाभ उठाकर क्या करता है कि दक्कनी राज्य दक्षिण की ओर विस्तार करना शुरू करते हैं। दक्कनी राज्य विस्तारवादी नीति अपना लेते हैं, विस्तारवादी नीति अपना लेते हैं। यानी कि चूंकि इनका जो एरिया था दक्कनी राज्यों का, तो जो इस मानचित्र पर आप देखेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पर बीजापुर का एरिया, ये क्या इसका एरिया हो जाएगा, कर्नाटक के क्षेत्रों में बीजापुर का, और आंध्र प्रदेश सबके क्षेत्रों में यहाँ पर गोलकुंडा का एरिया था। इसके दक्षिण में कई सारे छोटे छोटे राज्य थे जो अभी मुगलों के अधीन नहीं थे और न ही बीजापुर और गोलकुंडा के। तो मुगल का जब समझौते का आश्वासन मिल गया, उस समझौते के आश्वासन का सहारा लेकर दक्षिणी राज्यों ने क्या किया, विस्तारवादी नीति पालन करना शुरू किया और इस अवसर का लाभ उठाकर दक्कन के जितने भी छोटे छोटे राज्य थे इन सभी राज्यों को जीत लिया, सभी राज्यों को जीतना शुरू कर दिया। हालांकि इस लूटपाट में जो है जीतना शुरू किया, और जो लूटपाट का माल होता था ये तीनों आपस में मिल बांटते थे। जीतना शुरू किया और जो लूटपाट का माल होता था, लूटपाट का माल तीनों आपस में मिल बांटते थे। माल मुगल को भी मिलता था, तीनों का अर्थ हो गया मुगल को भी मिलता था, लेकिन इसकी कीमत मुगलों को बड़े पैमाने पर चुकानी होगी औरंगजेब के समय। क्योंकि जो लूटपाट होती थी उससे क्या हुआ, इन राज्यों की आर्थिक समृद्धि भी बढ़ गई और आर्थिक समृद्धि के साथ साथ क्या हुआ कि छोटे छोटे एरिया को जीतकर इन्होंने अपना बड़ा राज्य बना लिया। और यही रीजन है कि औरंगजेब के समय में जो बीजापुर और गोलकुंडा थे, इन दोनों राज्यों ने मुगलों को काफी परेशान किया था। तो ये जो एक विस्तारवादी नीति अपनाया और जो छोटे छोटे के दक्षिण के राज्यों को जीतना शुरू किया, इसका मूल रीजन था कि इसको इन दोनों राज्यों को पता था कि मुगल की तरफ से आक्रमण होना नहीं है, क्योंकि उनका हम वफादार हैं। वफादार किस रूप में है, तो जब अभियान पर जाते थे छोटे छोटे राज्यों को लूटते थे, वहां से जो भी माल मिलता था ये तीनों राज्य आपस में, यानी कि बीजापुर गोलकुंडा दोनों जो भी लूटते थे मुगल को उसमें उनका हिस्सा देकर भेज देते थे दिल्ली। तो शाहजहां भी इससे खुश, लेकिन इससे दक्षिण के राज्यों को दो लाभ मिल गया। इन दोनों राज्यों को पहला क्या हुआ
इस लूट के माल से ये आर्थिक रूप से काफी मजबूत हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो गए, लूट के माल से आर्थिक रूप से काफी मजबूत हो गए। और न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हुए बल्कि ये सैनिक रूप से भी सशक्त हो गए, सैनिक रूप से मजबूत हुए। और सैनिक रूप से मजबूत होने के साथ साथ क्या हुआ, इन दोनों राज्यों का, इन दोनों का, बीजापुर और गोलकुंडा का राज्य भी बड़ा हो गया, राज्य भी बड़ा हो गया। ये तीनों पॉइंट याद रखेंगे। तो औरंगजेब के समय में इन दोनों राज्यों ने जो परेशानियां उत्पन्न की, उसका एक कारण यहाँ से आप पॉइंट जोड़ सकते हैं कि ये लाभ मिला। और साथ ही इस समय क्या था कि जो दक्कन के राज्यों, इन मुगल का हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो चुका था। तो महत्वा कई महत्वाकांक्षी सरदारों ने अपने अपने प्रभाव क्षेत्र कायम करने शुरू कर दिए, अपने अपने प्रभाव क्षेत्र कायम करने शुरू कर दिए। और इसमें कायम करने शुरू कर दिए क्योंकि मुगल का हस्तक्षेप है नहीं, दक्कन के राज्य भी छोटे छोटे राज्यों को लूटने में व्यस्त हैं। तो जो इसमें प्रभावशाली व्यक्तित्व का सरदार था, उसने क्या किया कि धीरे धीरे अपना प्रभुत्व का क्षेत्र, अपने राज्य का क्षेत्र बनाना शुरू कर दिया। और इसी में एक थे, बीजापुर में इस समय काम करने वाले थे बीजापुर के शाहजी भोंसले। यानी कि आप यहाँ पर देखिए कि शाहजी भोंसले मुगलों के साथ भी शाहजहां के समय में आए थे और फिर मुगलों का पलड़ा छोड़ के यहाँ पर आ गए। तो मैंने बताया था ना कि इस समय मराठों का कोई ऐसा था ही नहीं कि किसके साथ, केवल लूटपाट में बारगीर सैनिक के तौर पर ये लोग काम करते थे। तो शाहजी भोंसले और उनका बेटा शिवाजी और उनका पुत्र शिवाजी, ये लोग धीरे धीरे अपने प्रभाव क्षेत्र कायम करने शुरू कर दिए थे ये। और दूसरा, गोलकुंडा राज्य में जो मीर जुमला था, गोलकुंडा का गोलकुंडा का मीर जुमला, इसने भी अपना प्रभाव क्षेत्र कायम करना शुरू कर दिया था। मीर जुमला अपना प्रभाव क्षेत्र कायम करना शुरू कर दिया था, प्रभाव क्षेत्र कायम करना शुरू कर दिया था। तो ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। 2 मिनट आपसे समय लेंगे। मेरा पानी समाप्त हो गया था इसीलिए तो कई सारे छोटे छोटे सरदारों ने क्या किया, जो प्रभावशाली थे, उन्होंने अपना प्रभाव क्षेत्र बनाना शुरू किया। इसमें बीजापुर के शाहजी भोसले, उनके पुत्र शिवाजी, आगे चलकर मराठा को भी पढ़ना है तो यहाँ से शिवाजी और शाहजी भोसले का रेफरेंस आ रहा है। पहले ही आपको बता दिया था कि शाहजहां के समय में शाहजी भोसले को 5000 का मनसबदार और पूना क्षेत्र में जागीर दी गई थी। यही पूना का जो जागीर का क्षेत्र होगा वो शिवाजी की पहली कर्म क्षेत्र हो जाएगी। और गोलकुंडा में मीर जुमला जैसे सरदारों का उदय होना शुरू हुआ था, ये ध्यान में रखेंगे। और आगे चलकर क्या होता है कि जब दक्कन की स्थिति शाहजहां के समय में उत्तरवर्ती समय में कमजोर होने लगती है तो 1656 में औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बनाया जाता है। औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बनाया जाता है। और इसी बीच क्या होता है कि फिर उत्तराधिकार का संघर्ष हो जाता है शाहजहां को बंदी बना लिए जाने के बाद। और फिर दक्कन की स्थिति जो है अलग तरीके से औरंगजेब के समय में आएगा। तो
अगले वीडियो में औरंगजेब के समय में दक्कन की नीति कैसे चलती है और किस तरीके से आगे चलती है वो आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर आपने देख लिया है कि शाहजहां के समय का फाइनल आउटपुट निष्कर्ष यही निकल कर आया है कि शाहजहां के समय में अहमदनगर पूरी तरीके से मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया गया है और 1636 के संधि के तहत मुगलों के प्रभुत्व को बीजापुर ने मान लिया था, गोलकुंडा ने मान लिया था। लेकिन 1646-47 तक आते आते इन दोनों राज्यों ने संधि समझौतों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया था और जो नजराना पेशकश मुगलों को होना चाहिए लूट में वो देना बंद कर दिया था। और एक्चुअली में यदि आप 1636 के संधि समझौते को देखेंगे तो मुगलों को कुछ खास लाभ नहीं हुआ, क्योंकि मुगलों को आगे चलकर इन दोनों राज्यों से संघर्ष करना ही है। वास्तविक लाभ इसका इन दक्षिणी राज्यों को मिला, जो मैंने 3-4 पॉइंट बताया कि आर्थिक रूप से मजबूत हुए, सैनिक रूप से मजबूत हो गए, राजनीतिक रूप से मजबूत हो गए और प्रदेश विस्तार करने का इनको अवसर मिल गया, क्योंकि मुगलों का प्रतिरोध अब इनको मिल नहीं रहा था। तो इसी पृष्ठभूमि में आपको औरंगजेब की दक्कन की नीति को समझना है, जो आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। लेकिन आज के लेक्चर में जो एक और चीज बाकी है, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि दक्कनी राज्यों का, खासकर जो बीजापुर और गोलकुंडा है, इन दक्कनी राज्यों का सांस्कृतिक क्षेत्र में जो योगदान है वो हम आपको बताएंगे, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दक्कनी राज्यों का जो खासकर बीजापुर और गोलकुंडा का सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान है वो किस तरीके से है और कैसे है, वो आप ध्यान से सुनेंगे। और ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके पीटी में भी बड़े महत्व का है और आपके मेंस में भी, जो मध्यकालीन भारत की संस्कृति आपको पढ़नी है उसमें आता है। तो सबसे पहले यहाँ के दो राज्यों में आप चलेंगे तो कला और स्थापत्य और अन्य सांस्कृतिक प्रगतियां हुई थी, तो आपको समझना है। तो सबसे पहला एक हेडिंग बनाएंगे, बीजापुर राज्य में सांस्कृतिक प्रगति। बीजापुर राज्य में सांस्कृतिक प्रगति। बीजापुर राज्य में सांस्कृतिक प्रगति। तो बीजापुर राज्य में जो सांस्कृतिक प्रगति होती है, क्या क्या होती है और किस तरीके से होती है, तो सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे। तो बीजापुर का एक शासक है अली आदिल शाह। ये पूरा मैं लिखूंगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो बीजापुर का एक शासक था अली आदिल शाह। अली आदिल शाह को मुस्लिम हिंदू और मुस्लिम दोनों सूफी संतों, हिंदू और मुस्लिम साधु और संत का, साधु और सूफी का समागम, यानी जो आप कॉन्फ्रेंस कहेंगे, सम्मेलन कहेंगे, मिलन कहेंगे, समागम पसंद था। समागम पसंद था, यानी इस मामले में आप इसकी तुलना अकबर से कर सकते हैं। पसंद था और अकबर से पहले ही इसने, यानी कि जो बीजापुर का शासक अली आदिल शाह, अकबर के पहले ही इसने अपने दरबार में, अकबर के पहले ही इसने अपने दरबार में एक जेसुइट मिशन को बुलाया था। जेसुइट यानी कि पादरी को जेसुइट मिशन को बुलाया था। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही याद रखेंगे कि जो अली आदिल शाह था बीजापुर का शासक, ये हिंदू और मुस्लिम दोनों साधु, महात्मा, सूफी के समागम को पसंद करता था। और अकबर से पहले इसने अपने दरबार में एक जेसुइट मिशन को बुलाया था, धर्म पर परिचर्चा करने के लिए। किस लिए बुलाया था? तो ईसाई धर्म पर परिचर्चा करने के लिए इसने इसको बुलाया था। तो पहला पॉइंट। दूसरा, इस आदिल शाह का एक निजी पुस्तकालय भी इसने बनवाया था। एक निजी पुस्तकालय की स्थापना करवाई थी आदिल शाह ने। और इस निजी पुस्तकालय का जो प्रधान, या जिसको आप अध्यक्ष कहते हैं, तो इस निजी पुस्तकालय का अध्यक्ष इसने बनाया था, वामन पंडित को बनाया था। वामन पंडित ब्राह्मण था, दक्कनी ब्राह्मण। तो वामन पंडित को इसने क्या किया था, उस पुस्तकालय का प्रधान बनाया था। इसका अर्थ यही हुआ
कि बीजापुर राज्य में हिंदुओं को भी प्रशासन में स्थान दिया गया था। बीजापुर राज्य में हिंदुओं को भी प्रशासन में स्थान दिया गया था, ये ध्यान में रखेंगे। दूसरा, इसी आदिल शाह के समय में क्या है कि इसने संस्कृत और मराठी भाषा को भी प्रोत्साहन दिया था। संस्कृत और मराठी भाषा को प्रोत्साहन दिया था, संस्कृत और मराठी को प्रोत्साहन। तो बीजापुर का एक अली आदिल शाह हो जाएगा। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इसका जो सोच है, उदार सोच का शासक है, सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना चाहता है, हिंदू मुस्लिम जो समागम है पसंद है। इसका अर्थ है कि हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय को प्रोत्साहित करने का यह प्रयास करता है, तो ये ध्यान में रखेंगे। दूसरा जो बीजापुर का शासक है अली आदिल शाह के बाद, यदि आप इसको लिख ही लिए होंगे, तो दूसरा जो बीजापुर का शासक है वो है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। दूसरा जो बीजापुर का शासक है वह इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। और इब्राहिम आदिल शाह जो द्वितीय था, इसको जो है सो कई नामों से जाना जाता था, जिसमें इसका एक नाम था अबला बाबा। अबला बाबा, या इसको अबला बाबा के नाम से जाना जाता था, या इसको गरीबों के दोस्त के नाम से जाना जाता था। गरीबों का दोस्त, गरीबों के दोस्त के नाम से भी इसे जाना जाता था, क्योंकि यह गरीबों को काफी मदद करता था। गरीबों के दोस्त के नाम से जाना जाता था क्योंकि गरीबों की मदद करता था, गरीबों की मदद करता था और उसे दान देता था, करता था उसे दान देता था। इसलिए इसको क्या कहा जाता था? अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता था। दूसरा जो इब्राहिम आदिल शाह था, खुद उच्च कोटि का विद्वान था, खुद उच्च कोटि का ये विद्वान था। इब्राहिम आदिल शाह खुद उच्च कोटि का विद्वान था। और ये जो उच्च कोटि का विद्वान था, इसने संगीत पर एक पुस्तक की रचना की, जिसमें संगीत के रागों का वर्णन है। उस संगीत के पुस्तक का नाम है किताब ए नौरस। किताब ए नौरस नामक संगीत पर पुस्तक की रचना की। यह पुस्तक कई बार यूपीएससी में पूछा गया है, ये ध्यान में रखेंगे। तो संगीत पर इसने कई ये किताब ए नौरस की रचना की, जो उस समय जो भी राग प्रचलन में था, उन समस्त रागों का आपको इसमें जानकारी मिलेगी। फिर इसने, जैसे पहले ही बताया था, कि इसने नौरसपुर को बसाया था। उस नौरसपुर को जिसको अहमदनगर का जो पेशवा मलिक अंबर था, जिसने अभियान करके जला दिया था। नौरसपुर शहर को बसाया था, नौरसपुर शहर को बसाया था, ये भी याद रखेंगे। ये पूछा जा सकता है कि नौरसपुर शहर को किसने बसाया था? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। अबला बाबा किसको कहा जाता है? गरीबों का दोस्त किसको कहा जाता है? किताब ए नौरस नामक पुस्तक की रचना। ये तो मुझे लगता है 2018-19 के प्रीलिम्स में यूपीएससी में आया भी था, ये भी जाने। और अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण इब्राहिम आदिल शाह जो था, ये जगत गुरु कहलाता था। अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण, व्यापक दृष्टिकोण के कारण, उदार दृष्टिकोण के कारण, यानी कि इसका जो अपना एक व्यापक सोच था, व्यापक सोच के कारण, इसका जो उदार दृष्टिकोण था, उस उदार दृष्टिकोण के कारण, यानी कि इसके काल में भी हिंदुओं को प्रशासन में स्थान दिया गया था। तो व्यापक सोच, उदार दृष्टिकोण के कारण इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को जगत गुरु की उपाधि भी प्राप्त थी। और इसका जो था ना, इब्राहिम आदिल शाह ने हिंदू जो मठ थे और जो हिंदू मंदिर थे, इसको भी इसने दान दिया था। हिंदू मठ और मंदिर को दान दिया था। इसी का ये जो उदार दृष्टिकोण है, जो सहिष्णु दृष्टिकोण है, इसी व्यापक सोच, उदार दृष्टिकोण के कारण क्या है कि इसको जगत गुरु कहा जाता था। और इसके दिए गए दान, जो जमीन दान दिए गए, इसमें विठोबा स्थल भी है, विठोबा को भी दान दिया था, विठोबा को दान दिया था। विठोबा कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में एक पंढरपुर तीर्थ स्थल है, जहाँ पर विठोबा की पूजा की जाती है।
तो विठोबा को भी इसने भूमि दान दिया था। इस तरीके का ये शासक था। तो काफी उदार दृष्टिकोण का था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, जगत गुरु के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। और इसी बीजापुर के शासकों के समय, जब आप लिख लिए होंगे, तो बीजापुर के शासकों के समय क्या है ना कि इसी के शासकों के समय गोल गुंबज का निर्माण हुआ था। बीजापुर का गोल गुंबज प्रसिद्ध है, गोल गुंबज जो विश्व प्रसिद्ध है वो है। और बीजापुर के शासक के समय यही गोल गुंबज है, यही इमेज है गोल गुंबज का, आप देख सकते हैं ये है गोल गुंबज। और ये जो आर्किटेक्ट है 16वीं शताब्दी का, आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से। तो बीजापुर के शासकों के द्वारा गोल गुंबज का निर्माण कराया गया था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसके चारों कोने पर जो ये 4 मीनार है ना, आप देख रहे हैं, ये इसकी 4 मीनारें हैं। और चारों मीनारों के ऊपर क्या है, गुंबज, और बीच में एक विशाल गुंबज जो है वो बना दिया गया है। तो इसकी जब भी कभी पूछा जाएगा कि गोल गुंबज कहाँ पर है, तो बीजापुर में। इसके आर्किटेक्ट की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो सबसे बड़ी विशेषता है कि मध्य में एक विशाल गुंबद, मध्य में विशाल गुंबद, आप देख रहे हैं, मध्य में विशाल गुंबद जो है इसकी एक विशेषता है। दूसरी इसकी विशेषता है कि चारों कोने पर 4 सुंदर मीनारों का निर्माण है। 4 मीनार इसकी संतुलन को बनाए हुए है, इसके संतुलन को बनाए हुए, चारों कोने पर 4 मीनार इसके संतुलन को बनाए हुए है, और ये इसकी सुंदरता को भी बढ़ाता है। तो ये है गोल गुंबज। और दूसरा, बीजापुर के शासक के द्वारा इब्राहिम रौजा का मकबरा बनाया गया। इब्राहिम रौजा, तो इब्राहिम रौजा जो स्थापत्य है बीजापुर में, ये बेसिकली क्या है, इब्राहिम रौजा एक मकबरा है। और इब्राहिम रौजा जो एक मकबरा है, यह मकबरा इब्राहिम आदिल शाह का है। यह मकबरा जो है इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है। इब्राहिम आदिल शाह का ये मकबरा है। तो ये गोल गुंबज पर कभी कभी पीटी में आ जाएगा, यहाँ पर ये याद रखने की जरूरत है। और बीजापुर के शासक के समय में ही यहाँ के राजकवि का नाम है, राजकवि, यानी बीजापुर के शासक के राजकवि नुसरती, इनका नाम है राजकवि का नुसरती। राजकवि नुसरती के द्वारा कनक नगर के राजकुमार, कनक नगर के राजकुमार, कनक नगर के राजकुमार और मधुमालती की, कनक नगर के राजकुमार और मधुमालती की प्रेम कथा को लिखा था। मधुमालती की प्रेम कथा को लिखा था, प्रेम कथा। तो प्रेम काव्य भी इस समय लिखा गया, यानी कि ये जो कनक नगर के राजकुमार थे और जो मधुमालती थी, इनके प्रेम प्रणय को राजकवि नुसरती के द्वारा एक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो बीजापुर के शासकों के समय आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी, ये ध्यान में रखने को आपको जरूरत है। बीजापुर के शासक के साथ साथ क्या है कि गोलकुंडा के शासकों के समय में आर्ट एंड कल्चर की प्रगति हुई थी। और ये हैदराबाद का 4 मीनार है, 4 मीनार है, ये आप देख सकते हैं, 4 मीनार इसके चारों कोने पर बना हुआ है, ये 4 मीनार है। तो दूसरा हेडिंग हो जाएगा आपका गोलकुंडा शासक के अधीन, गोलकुंडा शासक के अधीन सांस्कृतिक प्रगति। गोलकुंडा शासक के अधीन सांस्कृतिक प्रगति। तो गोलकुंडा शासक जो थे यहाँ के भी शासकों ने, कुछ शासकों ने उदार दृष्टिकोण अपनाया था, उदार
दृष्टिकोण अपनाया था और इस उदार दृष्टिकोण का सबसे बड़ा परिचायक है उदार दृष्टिकोण अपनाया। और इस उदार दृष्टिकोण का सबसे बड़ा परिचायक है कि हिंदुओं को भी प्रशासन में, ब्राह्मणों को, हिंदुओं को भी प्रशासन में स्थान दिया, हिंदुओं को भी प्रशासन में स्थान दिया। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जो हिंदुओं को प्रशासन में स्थान दिया था, तो दो ब्राह्मण भाई जिनका नाम है, एक का नाम है मदन्ना और दूसरे का नाम है अकन्ना। इन दोनों को गोलकुंडा राज्य में ही प्रशासन में स्थान दिया गया था, तो हिंदुओं को स्थान दिया गया था। तीसरा पॉइंट कि अकबर का एक समकालीन शासक, अकबर का समकालीन शासक, अकबर का समकालीन शासक कुली कुतुब शाह, अकबर का समकालीन शासक कुली कुतुब शाह अकबर के समान ही, कुली कुतुब शाह अकबर के समान ही, अकबर के समान ही स्थापत्य कला और साहित्य का प्रेमी था। स्थापत्य कला और साहित्य का प्रेमी था, साहित्य का प्रेमी था, ये उसी के समान प्रेमी था। और जो कुली कुतुब शाह था, इस कुली कुतुब शाह ने भी, ये जो कुली कुतुब शाह था स्वयं उच्च कोटि का विद्वान था, स्वयं उच्च कोटि का विद्वान था, स्वयं उच्च कोटि का ये विद्वान था। और जो कुली कुतुब शाह स्वयं उच्च कोटि का विद्वान था, ये कई भाषाओं का जानकार था। अगले पेज में आपको लिए चलते हैं। तो जो कुली कुतुब शाह था, या इसी पेज में, तो कुली कुतुब शाह स्वयं उच्च कोटि का विद्वान था। कुली कुतुब शाह कई भाषाओं का जानकार था, ये कई भाषाओं में लिख सकता था और बातचीत कर सकता था, कई भाषाओं का जानकार था। और ये जो कई भाषाओं का जानकार था, उसमें एक भाषा शामिल है जिसको हम लोग कहेंगे दक्खनी उर्दू, या दक्कनी उर्दू जिसको आप कहते हैं, वो दक्कनी उर्दू का ये एक महत्वपूर्ण विद्वान था, काफी जानता था इसको। दूसरा, यह फारसी में भी लिख पढ़ सकता था, बड़ा विद्वान था फारसी का। और तेलुगु भाषा का भी ये विद्वान था, तेलुगु में भी ये लिख सकता था। और ये जो कुली कुतुब शाह था, ये अपने पीछे एक महत्वपूर्ण दीवान संग्रह छोड़ कर गया था, अपने पीछे, यानी इसकी रचना जो है उसको एक संकलित करके दीवान के रूप में दे दिया। अपने पीछे एक महत्वपूर्ण, अपने पीछे एक महत्वपूर्ण दीवान संग्रह, काव्य हो जाएगा, दीवान संग्रह छोड़ गया है, तो काफी बड़ा विद्वान था। दूसरा यहाँ पर याद रखेंगे कि ये जो दक्कनी उर्दू है, तो इसको बीजापुर और गोलकुंडा दोनों राज्यों में प्रोत्साहन मिला, बीजापुर और गोलकुंडा। अभी तो आप गोलकुंडा में देख रहे हैं, बीजापुर में भी, तो बीजापुर और गोलकुंडा दोनों राज्यों में दक्कनी उर्दू को प्रोत्साहन मिला। और दक्कनी उर्दू मूल रूप से इसी समय अस्तित्व में आया, मूल रूप से इसी समय अस्तित्व में आया, दक्कनी उर्दू मूल रूप से इसी समय अस्तित्व में आया था, ये ध्यान में रखेंगे। और ये जो कुली कुतुब शाह था, इसके बारे में एक पॉइंट और याद रखेंगे कि कविता में जो इसने दीवान संग्रह अपने पीछे छोड़ गया है, कविता में धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को समावेशित करने वाला, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को समावेश करने वाला पहला शासक, समावेश करने वाला पहला शासक था, ये करने वाला पहला शासक, ये ध्यान में रखेंगे। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कविता में धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देने वाला पहला शासक कौन था, तो
गोलकुंडा का शासक कुली कुतुब शाह हो जाएगा। इतना इंफॉर्मेशन कुली कुतुब शाह के बारे में जो है आपको याद रखने की जरूरत है, ये आपसे पूछा जाएगा। फिर जो यहाँ पर स्थापत्य के दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं, तो गोलकुंडा के शासकों के संरक्षण में ही जो है तो चार मीनार का निर्माण हुआ था। चार मीनार का निर्माण हुआ था। इतिहास प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध है। चार मीनार का निर्माण गोलकुंडा के शासकों के संरक्षण में ही हुआ था। तो इस चार मीनार का जो निर्माण है वो कुली कुतुब शाह के द्वारा ही करवाया गया है, जिसके बारे में अभी आपने इतना डिटेल से पढ़ा है, उसी के द्वारा। किसके द्वारा? तो कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार का निर्माण। कब से कब तक? तो 1591 से लेके 1592 के मध्य जो है इसका निर्माण कराया गया, मतलब 2 सालों में करवाया गया था। और ये जो चार मीनार है आप सामने में देख रहे हैं कि चार कोने पर जो है ना, आप देख रहे हैं कि 1 2 3 3 मंजिला जो है ना, से ऊंचे ऊंचे इस पर मेहराब बने हुए हैं। और जो सामने में आप दिखाई दे रहा है कि चारों कोने पर चार मीनार है। यहाँ पर मीनारों पर इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेहराब बने हुए हैं, सुंदर नक्काशी इसकी विशेषता है। तो जो चार मीनार की विशेषता हो जाएगी वो आप इस डायग्राम से देखकर लिख सकते हैं। पहली विशेषता इसकी क्या हो जाएगी? चार दिशाओं में, चार दिशाओं में चार मीनार, चार मीनार। दूसरा इसमें क्या है कि ऊंचे ऊंचे मेहराब हैं, ऊंचे मेहराब इसकी विशेषता है। इसकी मुख्य सुंदरता जो है इसकी, जो पहले मैंने बताया कि ये 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला और 4 मंजिला। 4 मंजिला जो मीनार है इसकी, ये इसके मुख्य आकर्षण है। तीसरी, 4 मंजिला मीनार, 4 मंजिला मीनार इसका मुख्य आकर्षण। चार मंजिला मीनार इसका मुख्य आकर्षण। और चौथा पॉइंट जो इसकी विशेषता है कि मेहराब पर आप देख रहे हैं कि सुंदर नक्काशी है। मेहराब पर सुंदर नक्काशी की गई है। हैदराबाद जो अब तेलंगाना की राजधानी है, इसी चार मीनार के लिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जाना जाता है। चीजें तो वहाँ कई सारी चीजें हैं, लेकिन वहाँ पर जाना जाता है। और ये कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया है। और न केवल कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार बनाया गया, बल्कि हैदराबाद शहर जो है, आज का हैदराबाद शहर, इस शहर को भी कुली कुतुब शाह ने ही बसाया था। इसे भी कुली कुतुब शाह ने बसाया था। कुली कुतुब शाह ने बसाया था, ये ध्यान में रखेंगे। तो ये गोलकुंडा के शासकों की जो स्थापत्य और कला में, और चार मीनार को आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। कभी मौका मिले तो आप भ्रमण कर लीजिएगा, और भ्रमण कर लेंगे तो आंखों देखी जब आप देखेंगे तो और इसकी सुंदरता आपको आकर्षित करेगी। और इतिहास के छात्र होने के नाते, आईएएस एस्पिरेंट होने के नाते आप इसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सभी चीजें आपको जो मैंने बताई है वो आपको याद आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों को काफी पसंद आएगा। और जो ये दक्कन का सीरीज शुरू हुआ है, तो इसमें एक लेक्चर और होगा। इसमें एक लेक्चर और होगा। और वो जो इसमें एक लेक्चर और होगा वो बेसिकली औरंगजेब को समर्पित होगा। औरंगजेब और उसकी नीति को, औरंगजेब और उसकी नीति को ये समर्पित होगा कि किस तरीके से औरंगजेब की दक्कन नीति होती है, किस तरीके से वो गोलकुंडा और बीजापुर के प्रति नीति अपनाता है। उसमें भी देखेंगे कि औरंगजेब के भी नीति में 2-3 स्टेप होगा। तो वो पूरा लेक्चर आपको एक साथ बताएंगे कि किस तरीके से हुआ था। तो पहला लेक्चर आपने देखा होगा अकबर के समय का, कि किस तरीके से दक्कन की परिस्थितियां थी, उत्तर दक्षिण कैसे संपर्क थे, और दक्कन ने किस तरीके से अभियान किया था, किस तरीके से पॉलिसी चलाई।
फिर इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपने जहांगीर के दक्कन की नीति को समझा कि उसका उद्देश्य क्या था, किस तरीके से वो दक्कन की नीति को क्रियान्वित करता है, और जहांगीर के अंतिम समय में दक्कन में मुगलों की क्या उपलब्धि होती है, ये ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद शाहजहां की दक्कन नीति को आपने देखा कि दक्कन नीति की शुरुआत किस पृष्ठभूमि में होती है, दूसरा दक्कन नीति कैसे आगे बढ़ती है, और तीसरा जब शाहजहां के अंतिम समय में दक्कन की क्या स्थिति है। अंतिम समय कहने का अर्थ है कि एक तो आप 1636 की जो संधि समझौता है वो, और 1636 के बाद 1650 तक, यहाँ तक आते आते दक्कन राज्य संधि के मुखौटे को उतार कर फेंक चुके थे। तो इस समय तक औरंगजेब के राज्यारोहण होने तक क्या था कि दक्कन की स्थिति काफी क्रिटिकल हो चुकी थी। और क्रिटिकल क्या हो चुकी थी, तो मैंने बताया था कि इस शांति समझौते की आड़ में लेकर दक्कन के राज्य अपना काफी प्रदेश का विस्तार कर लिया था, आर्थिक रूप से काफी मजबूत हो गए थे लूट के माल से, और न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हो गए थे बल्कि सैन्य रूप से भी मजबूत हो गए थे। यही कारण है कि बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाने में, मिलाया जाए या ना मिलाया जाए, औरंगजेब को काफी कठिनाइयां हुई थी, क्योंकि तब तक दक्षिण भारत में एक और महत्वपूर्ण शक्ति का उदय हो जाता है, वो है शिवाजी। तो अभी आपने देखा है कि शिवाजी और शाहजी भोंसले के बारे में बताया कि उस अराजक राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर दक्षिण के कुछ जो महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी सूबेदार थे, उन्होंने अपने अपने प्रभाव क्षेत्र बनाने शुरू कर दिए थे। तो उसमें शिवाजी और शाहजी भोंसले का जिक्र हो चुका है, तो ये याद रखेंगे। तो अकबर, जहांगीर और शाहजहां के समय में तीन शक्तियां थी प्रमुख रूप से, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। अहमदनगर का शाहजहां के समय में विलय हो चुका है, दो अब शक्तियां बच गए, बीजापुर और गोलकुंडा। लेकिन औरंगजेब के समय में दक्कन में एक सबसे महत्वपूर्ण तीसरी शक्ति का उदय हो जाएगा, वो है मराठा, जो शिवाजी के नेतृत्व में होगा। तो अब देखेंगे कि औरंगजेब के समय मराठे कैसे बीजापुर और गोलकुंडा के साथ रोल प्ले करते हैं और कैसे क्या होता है। तब तक मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक कंसिस्टेंटी पॉलिसी के रूप में आपको समझना है। तो आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक आप या आपके मित्रों में यदि कोई भी अनअकैडमी के जीएस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, तो ये दो प्रकार का है, एक प्लस कोर्स का है और दूसरा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है, यह 49,500 का है, और यहाँ पर यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 44,550 में मिलेगा प्लस कोर्स का। और यदि आप 24 मंथ का प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसका सब्सक्रिप्शन 72,000 का है। और फिर यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पाएंगे। तब 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है आपको 64,800 में प्राप्त हो जाएगा। और फिर यदि आप जीएस का जो दूसरा सब्सक्रिप्शन है, जिसको हम लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कहते हैं, आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 12 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है ये 69,500 का है। यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको 62,550 में प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो फिर ये 1,07,000 का सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तो 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको 96,300 में प्राप्त हो जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या क्या है, तो डेली लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलता है, स्ट्रक्चर शेड्यूल्ड मिलता है। ये चारों चीजें आपको आइकॉनिक और प्लस कोर्स दोनों में मिलता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एक्स्ट्रा क्या मिलता है, तो पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक। और जाहिर सी बात है कि जिस प्रतिष्ठित सेवा की आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर टफ कंपटीशन है, देश का सबसे कराट कंपटीशन माना जाता है। तो वहाँ पर एक ऐसे मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है जो आपको नित्य प्रति आपको यह बताए कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आपकी कहाँ मजबूती पक्ष हैं, आप में कहाँ कमियां रह रही है, कैसे लेखन किया जाए। तो पूरी चीज़ों में मार्गदर्शन करने के लिए एक अच्छे गाइड की ज़रूरत पड़ती है, जो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलता है। तो आप 1 या 2 सालों का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें। और आप ऑप्शनल पेपर का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो ऑप्शनल पेपर के 12 मंथ का जो अलग से सब्सक्रिप्शन है वो है 27,500 रुपये का।
और यहाँ पर आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे शंकर वाईटी, तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, जो ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन है, वो आपको 24,750 में प्राप्त हो जाएगा। और मैंने ज्योग्राफी का ऑप्शनल पेपर पढ़ाना शुरू भी किया है अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर, तो आप इसका सब्सक्रिप्शन लेकर प्लस कोर्स में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और प्लस कोर्स में जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो वहाँ आप हिस्ट्री में हमसे मार्गदर्शन लेंगे, ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर में मार्गदर्शन लेंगे, और अन्य जो जीएस का टफ एरिया होता है वहाँ पर आप हमसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जो लेक्चर है, जो मुगलों की दक्कन नीति पर आधारित है, जिसमें हम लोग आज जहांगीर और शाहजहां को कवर कर चुके हैं, और दक्कनी राज्यों का जो खासकर बीजापुर और गोलकुंडा का जो सांस्कृतिक योगदान है वो कवर कर चुके हैं। आपको अच्छा लगा होगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण था। तो इस वीडियो को सभी लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो में हम आपके लिए औरंगजेब के दक्कन की नीति को लेकर आएंगे। तब तक इसे वॉच करें, देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सभी को थैंक्स है, धन्यवाद है।